हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में एनपीए का पार्ट 2 करेंगे। तो एनपीए का एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, ये सब क्या होता है पढ़ा हुआ है। और इस पार्ट में फ्रेंड्स हम देखेंगे प्रोविजनिंग नाम्स क्या हैं, उसके बाद में बिलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में भी जानेंगे, नॉन कोऑपरेटिव बारोअर कौन होता है, रेड फ्लैग अकाउंट क्या होता है, प्रोविजन कवरेज रेशियो है ना, पीसीआर क्या होता है, ये सभी बातें हमें इस लेक्चर में जाननी है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करेंगे। प्रोविजनिंग नाम्स का क्या मतलब होता है, देखिए इसको पहले समझ लीजिए। होता क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी आप लोन देते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का। तो जब आपने ये लोन दे दिया 100 रुपये का ना, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके मतलब अच्छी बात है कि 100 रुपये और प्लस ब्याज लौट आए, लेकिन चांसेज होते हैं कि कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, आपको चांसेज होते हैं। तो इसलिए आरबीआई कहता है कि 100 रुपये के केस में ऐसा करो कि 2 रुपये अलग रखो, उठा करके प्रोविज़न करके रखो। मतलब अगर मान लो कि 100 रुपये का लोन दिया है तो 2 रुपये हमने अलग रख दिए, तो उससे क्या हुआ कि अब हमें सिर्फ 98 रुपये ही रिकवर करने रह जाते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे मान लो कि एनपीए हुआ खाता और 1 साल बीत गया, यानी कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अगर चला गया, तो आरबीआई बोलेगा कि 100 रुपये में से 15 रुपये अब अलग रखो। कहने मतलब हुआ कि अब लॉस के और चांस बढ़ गए। अब अगर मान लो डाउटफुल D1 में चला गया, तो आरबीआई बोलता है कि 25 रुपये रखो अलग। फिर D2 हुआ तो 40 रुपये अलग रखना है। अगर D3 में चला गया तो पूरे 100 के 100 रुपये आपको अलग रख देने होते हैं। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि आप प्रोविज़न करके रखिए, एक लॉस के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखिए। आपने लोन दिया, उसके तुरंत बाद से इंतजाम करना शुरू कर दीजिए। अगर अकाउंट स्टैंडर्ड है तो भी इंतजाम करना होता है, प्रोविज़न करना होता है। दैट इज़ योर प्रोविजनिंग नाम, ओके। और जैसे जैसे ये कैटेगरी एनपीए की कैटेगरी और उससे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये अमाउंट बढ़ता जाता है। यानी हमें 100 रुपये पूरा जितने मतलब सोचिए 10 करोड़ का आपने लोन दिया, तो पूरे 10 करोड़ रुपए अलग रखने पड़ जाते हैं बैंक को प्रोविज़न करके, ताकि चूँकि लॉस होगा अकाउंट को तो हमें पैसे रिकवर करने पड़ेंगे। हम रिकवर कस्टमर से नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने प्रॉफिट में से उसको जो है एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट से हम वो पैसा देंगे ताकि वो लोन ख़त्म हो, ओके। तो प्रोविजनिंग यही होती है फ्रेंड्स, ओके। प्रोविजनिंग इज डन। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको और भी बातें क्लियर होंगी, समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। तो प्रोविजनिंग हर तरीके के एसेट पर की जाती है, चाहे वो स्टैंडर्ड एसेट हो, चाहे सब स्टैंडर्ड हो, चाहे डाउटफुल हो, चाहे लॉस एसेट हो। ये चारों एसेट क्या होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये सारी बातें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, ओके। बट प्रोविजनिंग परसेंटेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स, है ना। तो प्रोविजनिंग का परसेंटेज अलग अलग होता है, स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा, सब स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा, लॉस के लिए अलग होगा, डाउटफुल के लिए अलग होगा। तो आइए सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट में कितनी प्रोविजनिंग करनी होती है वो हम देख लेते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर लोन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, आपने लोन दिया है, स्टैंडर्ड एसेट है। स्टैंडर्ड एसेट अब आप समझ रहे होंगे जिसकी ईएमआई समय पर आ रही हो, है ना। ये हमने पूरा बाकायदा डिटेल में स्टैंडर्ड एसेट किसे कहते हैं चर्चा की हुई है। तो अगर आपने एग्रीकल्चर लोन को जो है दिया हुआ है, तो 0.25% इतने की प्रोविजनिंग करनी होती है। यानी अगर जो है आपने 100 रुपये का लोन दिया हुआ है, तो 0.25 रुपीज़ यानी 25 पैसे की प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी। यानी आरबीआई कहता है कि हर 100 रुपये के पीछे 25 पैसे जो है उठा करके कहीं अलग रखिए, प्रोविजनिंग के लिए अलग रखिए, ओके। क्लियर हो जाती है मेरी बात, ओके। इंडिविजुअल अगर हाउसिंग लोन है तो उसमें भी प्रोविजनिंग 0.25% की होती है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे सीधे यही पूछा जाएगा जो सामने लिखा हुआ है कि अगर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है और स्टैंडर्ड कैटेगरी में है तो प्रोविजनिंग कितनी करनी होगी, 10%, 5%, 2%, 0.25%। तो 0.25% होता है, ओके। उसके बाद में स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, SME, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज जो होती हैं, उसको अगर लोन दिया है तो 0.25% का आपको प्रोविजनिंग करनी होगी। अगर आपने कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर में दिया हुआ है लोन, कमर्शियल रियल इस्टेट को दिया हुआ है, CRE बोलते हैं, लेकिन दुकानें, ऑफिस और पार्क वगैरह बनाने के लिए तो 1% की प्रोविजनिंग करनी होगी, ओके। और उसी जगह पर अगर आपने कमर्शियल रियल इस्टेट को लोन दिया है लेकिन वो रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर दुकानें बनाने, ऑफिस और पार्क वगैरह बनाने के लिए दिया था, और अगर हाउस वगैरह रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए अगर आपने यही लोन दिया है तो सिर्फ 0.75% की प्रोविजनिंग होगी। दोनों एक ही बात है, फिर ध्यान दीजिए। ये भी CRE को लोन है, मतलब कमर्शियल रियल इस्टेट को, और ये भी CRE कमर्शियल रियल इस्टेट को ही ये भी लोन है। लेकिन यहाँ पर अगर जो है आपने शॉप, ऑफिस और पार्क बनाने के लिए दिया है तो 1% की प्रोविजनिंग करेंगे, और अगर आपने
आपने रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए दिया हुआ है तो आप 0.75% की प्रोविजनिंग करते हैं। मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए देखिए स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए 0.25 है, लेकिन मीडियम इंटरप्राइज के लिए 0.40% प्रोविजनिंग की जाती है। ओके, MSME पढ़ते हैं ना हम, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो माइक्रो और स्मॉल जो है तो 0.25% प्रोविजनिंग करिए, और अगर मीडियम इंटरप्राइज है तो 0.40% की प्रोविजनिंग करनी होती है। उसके बाद में अगर हाउसिंग लोन आपने टीजर रेट पर दे रखा है तो 2% की प्रोविजनिंग होगी। अगर हाउसिंग लोन एट टीजर रेट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेट आर रीसेट एट हाई रेट्स 0.4% की करेंगे। ये आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, स्टार मैंने मार्क किया, अभी हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस केवल इतना ध्यान दे दीजिए कि टीजर रेट पर जो लोन दिया जाता है उसमें 2% की प्रोविजनिंग की जाती है, और अगर एक मतलब जो है जिस दिन रेट को हायर सेट किया गया उसके 1 साल बाद अगर आप जो है जो प्रोविजनिंग करें 0.40% की करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर एडवांस लोन है वो रीस्ट्रक्चर हुआ है और स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि कोई लोन था जिसमें 50,000 रुपये पर मंथ की किस्त जा रही थी, लेकिन कस्टमर जो है 50,000 रुपये भरने में कैपेबल नहीं था, तो हमने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग करके उसकी किस्त 40,000 रुपये महीने की कर दी। अब क्या हुआ कि जो लोन 5 साल में अदा होना था वो अब 6 साल में अदा होगा, बस इतना ही है। किस्त घट गई तो कस्टमर के लिए आसान हो गया, तो इसे ही बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन। ठीक है, तो अगर लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया है और स्टैंडर्ड कैटेगरी में है तो 5% की प्रोविजनिंग होती है। अब जितने भी मैंने ये ऊपर पूरे आपको बताए हैं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपका जो लोन है इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, ऑल अदर लोन्स नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट, तो 0.40% की हम प्रोविजनिंग करते हैं। ये होता है प्रोविजनिंग का पूरा प्रोफार्मा। आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको दोबारा रिवाइज करें उससे पहले एक ये देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर हाउस लोन एट टीजर रेट, है ना। तो टीजर रेट वाला जो मैंने आपको नहीं बताया था यहाँ पर, अगर हाउसिंग लोन टीजर रेट पर है तो 2% की प्रोविजनिंग, और एक और बात कही थी 0.40, तो ये क्या है समझ लेते हैं इसको। तो देखिए, सम बैंक्स आर फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ सैंक्शनिंग हाउसिंग लोन एट टीजर रेट्स दैट इज एट कंपेरेटिवली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच रेट्स आर रीसेट एट हायर रेट। मतलब कहने का टीजर रेट क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि पहले जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है ना, तो आपको जैसे शुरू में बैंक बोलता है कि ऐसा है कि हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 4 साल तक चार्ज करेंगे और 4 साल बाद हम इसको 9% कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई लोन दिया गया है हाउसिंग लोन तो उसे टीजर रेट हाउसिंग लोन बोलेंगे। ओके, टीजर रेट नॉर्मली क्या होता है, अगर 8% पर लोन गया है तो 8% पर ही पूरी ज़िंदगी 20 साल 25 साल जो भी उसका टर्म हो उतने तक चलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, शुरुआत में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ऑफर कर दिया और बाद में 10% कर दिया उठा करके 2-3-4 साल बाद, तो उसे फ्रेंड टीजर रेट पर हाउसिंग लोन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई टीजर रेट क्या होता है। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है और प्रोविजनिंग में डिफरेंसेस क्यों आते हैं उसके पीछे कारण ये है, द प्रैक्टिस रेजेज कंसर्न एज सम बारोअर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्विस द लोन वंस द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट व्हिच इज हायर देन रेट एप्लीकेबल टू द इनिशियल ईयर बिकम इफेक्टिव। मतलब कुछ कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, शुरू में आपने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था तो कस्टमर को 23,000 रुपये महीना देना पड़ता था। अब आपने क्या किया, 4 साल बीते और आपने इसको 9% कर दिया, तो ये इंस्टॉलमेंट लगभग कुछ नहीं तो इसका डबल जो है जाएगी, आप मान लीजिए लगभग 35,000। तो कई कस्टमरों को दिक्कत होने लगती कि अब वो 35,000 रुपये भरने में सक्षम नहीं है। शुरुआत में तो आपने अच्छा ऑफर दिया था 5% का तो 23,000 भर पा रहा था, लेकिन अब 35,000 भरना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आरबीआई चिंतित है। ओके, इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट मैनी बैंक्स एट टाइम ऑफ इनिशियल लोन अप्रेजल डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ बोरोइंग एट नॉर्मल लेंडिंग रेट। मतलब जब बैंक लोन देता है ना तो उस समय ये हम कंसिडर नहीं करते कि कल को इसको 35,000 रुपये भरने, हम यही 23,000 रुपये मान करके लोन सैंक्शन कर देते कि हाँ उसकी 30,000 सैलरी है, 23,000 रुपये का लोन लेना चाहता, मतलब किस्तें देना चाहता है, कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन 4 साल बीतेगा तो उसकी सैलरी अगर ना बढ़ी तो 30 की 30 ही रही और आप 35,000 रुपये वसूलना चाहोगे तो नहीं दे पाएगा, घर के भी खर्चे चलाने होते हैं। तो ये सारी बातों को कंसिडर करते हुए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 2% कर दिया। पहले 0.40 था जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती, 0.40 करनी पड़ती, लेकिन आरबीआई ने कहा कि नहीं 0.40 कम है, 2% की प्रोविजनिंग आप कीजिए। देयरफॉर स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सच लोन हैज़ बीन इंक्रीज टू 2%, पहले इतनी थी, इन व्यू ऑफ हायर रिस्क एसोसिएटेड विद देम, है ना, रिस्क एसोसिएट है क्योंकि बाद में हो सकता है कस्टमर ना पैसा पे कर पाए, तो इसको जो है 2% कर दिया गया है। और ये प्रोविजनिंग ऑन दीज एसेट्स वुड रिवर्ट टू 0.40 आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच
द रेट आर रीसेट एट हायर रेट इफ़ द अकाउंट रिमेन स्टैंडर्ड। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर अकाउंट स्टैंडर्ड रहता है तो जिस दिन हायर रेट पर आप इसे रीसेट करते हो, मतलब जैसे आपने पहले 5% वसूला और फिर आपने 9% कर दिया 4 साल बाद, तो मान लीजिए अगर आपने 2016 में इसको 9% पर रीसेट किया है, तो जब रेट हायर आपने किया जिस डेट को किया उस डेट से 1 साल बाद यानी 2017 से आप इस पर जो प्रोविजनिंग करेंगे वो 0.40% की करेंगे, है ना। मतलब आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच रेट आर रीसेट एट हायर रेट, जिस दिन आपने 9% वाला रेट अप्लाई किया, हायर रेट अप्लाई किया, उसके 1 साल बाद आप 0.40 की प्रोविजनिंग करेंगे, उसके पहले आपको 2% की प्रोविजनिंग करनी होगी। आई बिलीव अब आपको ये बात थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से सेंस बनाएगी जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता था। ठीक है, तो एक बार और देखिए, अगर आपने एग्रीकल्चर लोन दिया हुआ है तो 0.25% की प्रोविजनिंग करनी है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के केस में 0.25% की, अगर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं तो 0.25 की, अगर मीडियम इंटरप्राइज हैं तो 0.40 की करते हैं। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को लोन दिया है आपने शॉप, ऑफिस और पार्क वगैरह बनाने के लिए तो 1% की प्रोविजनिंग करेंगे, लेकिन अगर हाउसिंग के लिए दिया हुआ है तो 0.75% की प्रोविजनिंग करते हैं। मीडियम इंटरप्राइज के लिए मैंने बता ही दिया 0.40% की प्रोविजनिंग करते हैं। स्मॉल और माइक्रो के लिए 0.25% की करते हैं और मीडियम के लिए 0.40 की, है ना। एडवांस अगर कमर्शियल रियल एस्टेट को हाउसिंग सेक्टर के लिए दिया हुआ है, RH मतलब रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए दिया है तो 0.75% की करेंगे। उसी जगह पर रेजिडेंशियल हाउसिंग ना हो करके अगर शॉप बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, ऑफिस वगैरह बनाने के लिए अगर आप देंगे तो 1% की प्रोविजनिंग करनी होती है। अगर टीजर रेट पर दिया है, टीजर रेट अब आप समझ गए होंगे, शुरू के दिनों में हाउसिंग लोन हमने दिया है, शुरू के दिनों में हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करें, बाद में उसको 9% कर दें, यानी इनिशियली कम, आफ्टर दैट ज़्यादा, तो ये 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 2% का प्रोविजनिंग करना होता है। ओके, उसके बाद में हाउसिंग लोन अगर जो है टीजर रेट पर दिया हुआ है तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, फ्रॉम द डेट ऑन विच रेट आर रीसेट एट हायर रेट, जिस दिन आपने इसको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेट किया उसके 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, आप इस पर 0.40 की प्रोविजनिंग करते हैं, अदरवाइज 2% की जाती है। अगर एडवांस मतलब लोन जो आपका एडवांस है लोन है, रिस्ट्रक्चर हुआ है और स्टैंडर्ड कैटेगरी में है तो 5% की प्रोविजनिंग करनी होती है। इसके अलावा जो बाकी इसके अलावा जितने भी लोन है अगर वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में है तो जनरली 0.40% की जो है प्रोविजनिंग की जाती है। ठीक है, टीजर रेट मैंने आपको समझा ही दिया, कोई डाउट है नहीं। यहाँ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट शुड नॉट बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग एट नेट NPA। जब भी आप नेट NPA बैंक का कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड एसेट के लिए आपने प्रोविजनिंग की है उसको इंक्लूड मत कीजिए, ये बताया गया है। ओके, तो अगर नेट NPA कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड लोन पर, स्टैंडर्ड एसेट पर, स्टैंडर्ड लोन पर के लिए जो प्रोविजनिंग किया गया, मान लीजिए 10 करोड़ की है तो उस 10 करोड़ को नेट NPA में कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट आप करते हैं उसको दिखाते कहाँ है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन अदर्स के नाम से एक बनाएंगे शेड्यूल 5 के तहत। ठीक है, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन अदर्स के नाम से शेड्यूल 5 में बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाता है। स्टैंडर्ड एसेट पर जो भी प्रोविजन किया जाता है वो सेपरेटली शोन होते हैं एज कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, तो इसे दिखाते हैं कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट और ये अंडर होता है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। ठीक है, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में शेड्यूल 5 बैलेंस शीट में दिखाया था। तो बैलेंस शीट में ऐसे समझ लीजिए, बैलेंस शीट अगर ये है तो यहाँ पर एक वो बनेगा कॉलम आपका जिसमें हम ये लिखेंगे क्या, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, और उसके अंदर में कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट करके हम यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद में इन केस ऑफ स्टैंडर्ड लोन, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड लोन के केस में द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट कंसिडर। RSB पिछले लेक्चर में हमने देखा था, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, RVS होगा फ्रेंड्स, ये RSB नहीं RVS होगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को कंसिडर नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन दिया हुआ है और जो घर बना उसकी कीमत मान लेते हैं 80 लाख रुपए की बनती है अगर फॉर एग्जांपल, तो 80 लाख रुपए ये आपका क्या हो गया, सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में
गिरवी रखा जाएगा। जो भी चीज़ गिरवी या बंधक रखी गई उसकी जो वैल्यू है उसे ही रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं। कितना पैसा हमें उस सिक्योरिटी को बेचने से मिल सकता है, रियलाइज हो सकता है, वही रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है। तो स्टैंडर्ड लोन के केस में आरएसबी को कंसिडर नहीं करना होता है। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ये बात आपको ज़्यादा समझने के लिए। मान लीजिए आपने स्मॉल इंडस्ट्री को लोन दिया हुआ है 20% का। अब आप बताइए स्मॉल इंडस्ट्री में प्रोविज़न कितने % का होता है? तो मैंने आपको बताया था माइक्रो होती है, स्मॉल होती है और मीडियम होती है। माइक्रो के लिए भी 0.25%, स्मॉल के लिए भी 0.25% और मीडियम के लिए 0.40% होता है। अभी अभी हमने स्टैंडर्ड लोन में ये बात डिस्कस की हुई है, कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। ओके, तो स्मॉल इंडस्ट्री को आपने टोटल 20 लाख रुपए का लोन दिया है, उसमें से कितना बचा रह गया है? 5 लाख रुपए बचे रह गए हैं। सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है? 2 लाख रुपए की, यानी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए का कुछ ना कुछ चीज़ हमारे पास गिरवी रखा हुआ है। तो इस केस में टोटल प्रोविज़न हम कितना करेंगे? देखिए हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है? 5 लाख रुपए। तो क्या मैं इस 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए सिक्योरिटी के अब घटा दूं? क्योंकि भाई ये तो सिक्योरिटी है, इसका मतलब ये मेरा सिक्योर पैसा है, तो सिर्फ मुझे 3 लाख पे प्रोविज़न करना होगा, या पूरे 5 लाख पे प्रोविज़न करना होगा, या फिर मुझे पूरे 20 लाख पर ही कर देना होगा, क्योंकि लोन तो 20 लाख रुपए का है। इसी सवाल का जवाब है ये। देखिए 20 लाख पर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी पर ही प्रोविज़न करते हैं। तो इसका मतलब या तो 5 लाख पे करना होगा, और या तो फिर 2 लाख रुपए अवेलेबल सिक्योरिटी घटा के 3 लाख पे करना होगा। ठीक है, ये भी अब मान लीजिए या तो 5 लाख पे प्रोविज़न है तो 3 लाख पे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब स्टैंडर्ड लोन है तो वहाँ पर आरएसबी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को कंसीडर ही नहीं करते हैं, यानी ये 2 लाख रुपए गए गड्ढे में, कोई मतलब ही नहीं है। सिक्योरिटी चाहे 10 लाख की अवेलेबल हो, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। जितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट मीन्स 5 लाख रुपए जो आउटस्टैंडिंग कर रहा है इसी को ही प्रोविज़न करना है। तो 5 लाख रुपए का कितना % निकालना है? 0.25%, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 0.25, तो 5 लाख का 0.25% कितना होगा फ्रेंड्स? कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 1250 रुपये। देखिए 5 लाख इंटू 0.25% में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 100 है ना, 1250 रुपये। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं कैलकुलेटर को। तो 1250 रुपये की जो है प्रोविजनिंग होगी। ध्यान देंगे इस बात को, तो स्टैंडर्ड लोन के केस में सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। हेयर द सिक्योरिटी अमाउंट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रोविजन। प्रोविजनिंग हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर करना है ना, चाहे जितनी सिक्योरिटी अवेलेबल उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड लोन हमने समझ लिया। सब स्टैंडर्ड एसेट की बात करेंगे तो सब स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होता है जो अप टू 1 ईयर एनपीए रहे, है ना, अप टू 1 ईयर अगर एनपीए रहता है कोई अकाउंट तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। अ जनरल प्रोविजन ऑफ 15% ऑन टोटल आउटस्टैंडिंग शुड बी मेड विदाउट मेकिंग एनी अलाउंसेस फॉर ईसीजीसी गारंटी कवर एंड सिक्योरिटीज अवेलेबल। ओके, तो ध्यान दें इस बात को, थोड़ा सा अंडरलाइन किया हुआ है कि जनरल प्रोविजन हम 15% का करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग का। जितना भी पैसा बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है उसका 15% हम प्रोविजनिंग करते हैं सब स्टैंडर्ड के केस में। और यहाँ पर कोई भी अलाउंसेस हम ईसीजीसी गारंटी के लिए या सिक्योरिटी के लिए नहीं करते हैं। इसका मतलब इस केस में भी, सब स्टैंडर्ड के केस में भी, चाहे सिक्योरिटी अवेलेबल हो चाहे ना अवेलेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईसीजीसी गारंटी अवेलेबल हो ना अवेलेबल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी हमें इस गारंटी को और इसको कंसीडर करके ही नहीं चलना होता है। सिंपल सब स्टैंडर्ड अगर लोन है, कितना आउटस्टैंडिंग है उसी का 15% कैलकुलेट कर लीजिए, काम खत्म। सिंपल एज दैट। बाकी सारी बातें भूल जाइए, सिर्फ आउटस्टैंडिंग देखिए, उसका 15% निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया। ओके, उसके बाद में द अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स। अब अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स जो होते हैं विच आर आइडेंटिफाइड एज स्टैंडर्ड would attract substandard would attract additional provision of 10% that is total 25% on outstanding balance। अब देखिए अगला जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड लोन होंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स होंगे जो कि अनसिक्योर्ड होंगे। अभी हम ये भी देख लेंगे कि अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए अगर जो है आपका सब स्टैंडर्ड लोन अनसिक्योर्ड है तो 10% एडिशनल, 15% की तो प्रोविजनिंग करते ही थे, 10% अनसिक्योर्ड होने के नाते करेंगे, तो टोटल 25% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का टोटल 25% जो है हम प्रोविजनिंग करेंगे। अगेन यहाँ पर भी वही बात, ना तो ईसीजीसी गारंटी कोई मतलब रहेगा ना सिक्योरिटी कोई मतलब रहेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है which are classified as substandard will attract a provision of 20% instead of 25%। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन दिया गया है, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है, इसी अनसिक्योर्ड में कितने की हम कर रहे हैं? 25% की। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को यही लोन दिया गया है तो हम प्रोविजनिंग केवल 20% की करेंगे, ना कि 25% की। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 कैटेगरी निकल करके आई फ्रेंड। देखिए पहला
अगर आपका अकाउंट लोन जो है सब स्टैंडर्ड है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 15%। अगर सब स्टैंडर्ड है लेकिन आपका अनसिक्योर्ड है, क्या है, अनसिक्योर्ड है, तो 25% की प्रोविजनिंग करेंगे। अगर आपका सब स्टैंडर्ड है, अनसिक्योर्ड है, लेकिन ये दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन है, तो 20% की करेंगे। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है, ज़्यादातर हम 2 ही ध्यान रखेंगे, यही कि सब स्टैंडर्ड में 15% की प्रोविजनिंग होती है, अगर अनसिक्योर्ड है तो 25% की प्रोविजनिंग हो जाती है। बस 2 बातें सिर्फ याद रखिए, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। अब 25% अनसिक्योर्ड एक्सपोजर क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन हमें देख लेना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन, वही unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of security as assessed by bank approved valuer Reserve Bank of India inspecting office is not more than 10% of outstanding exposure, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर वो होगा जहाँ पर जितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, अगर 10 लाख बचा हुआ है तो इसका 10% या उससे कम अगर है, जो हमारे पास सिक्योरिटी मनी है, मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो क्या 50,000 रुपये जो है 10 लाख का 10% से ज़्यादा है, नहीं है, ओके। तो 10% से अगर ज़्यादा नहीं है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, या जो सिक्योरिटी है वो अगर 10% से ज़्यादा नहीं है तो उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। क्या बोलेंगे हम फ्रेंड, अनसिक्योर्ड लोन। और ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे केसेस में हमें 25% की प्रोविजनिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे 20 लाख रुपए का अगर लोन है और हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी है 20 लाख का कितना परसेंट है, 10% है। तो 10% या 10% से अगर कम है तो उस केस में जो है ये आपका अनसिक्योर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, अनसिक्योर्ड। अब अगर 20 लाख रुपये का आपका लोन है और आपके पास 4 लाख रुपये हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास जो सिक्योरिटी है वो 4 लाख रुपए की है, तो भाई ये 20% है, इसका मतलब ये अनसिक्योर्ड नहीं है, ओके। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कैसे डिसाइड करेंगे, जितना लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसका 10% कैलकुलेट कर लीजिए। अगर उतना 10% या 10% से कम है, 10% या 10% से लेस है, तब तो मान लो अनसिक्योर्ड है। अगर 10% से ज़्यादा है तो उसे जो है सिक्योर्ड लोन माना जाएगा, अनसिक्योर्ड नहीं माना जाता है। नोट करिए थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, अ लोन अकाउंट विल ईदर सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड और अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड। मतलब कहने का लोन अकाउंट या तो सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड होगा या तो अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड होगा, बोथ एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब या तो कोई लोन है, जैसे मान लीजिए 20 लाख रुपए का लोन है और आपके पास में सिक्योरिटी है 5 लाख रुपए की, तो अगर 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी है इसका मतलब ये मेरे ख्याल से 25% हो गई। तो अगर 10% से ज़्यादा है तो सिक्योर्ड हो गया, है ना, तो ये सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड और अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड दोनों एक साथ हो जाएगा। हमको सिंपली ये चेक करना होगा कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका लोन का आउटस्टैंडिंग है उसका 10% निकालेंगे। अगर 10% से कम है, 10% या 10% से कम है तो अनसिक्योर्ड बोल देंगे, 10% से ज़्यादा है तो सिक्योर्ड बोल देंगे, ओके। कोई डाउट नहीं रखना है, दोनों एक समय पे नहीं होगा। अभी इस बात का क्या मतलब वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो प्रोविजनिंग या तो 15% की करनी होगी या तो 25% की करनी होगी, या तो पूरे अमाउंट की 15% की करेंगे आप प्रोविजनिंग, या तो पूरे अमाउंट की 25% की करेंगे, ओके। आल्सो इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड लोन RSB रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट कंसिडर। यहाँ पर भी हम रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को कंसिडर नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। लोन 22 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ, उसमें से आउटस्टैंडिंग 20 लाख अभी बचा हुआ है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 4 लाख रुपए हमारे पास अवेलेबल है। अगर अकाउंट जो है हमारा सब स्टैंडर्ड लोन है तो कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो देखिए 20 लाख रुपए का हमारा आउटस्टैंडिंग है और 20 लाख रुपए का 10% कितना होता है, होगा फ्रेंड्स 2 लाख रुपए। तो जो हमारी सिक्योरिटी है क्या वो 2 लाख से ज़्यादा है, देखिए यहाँ यस 2 लाख से ज़्यादा है, यानी 10% से ज़्यादा सिक्योरिटी अवेलेबल है। 10% से ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है। और सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड के केस में 15% की प्रोविजनिंग की जाती है जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो 20 लाख रुपये का 15% मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए निकल करके आ जाएगा, है ना, 3 लाख रुपए निकल कर आ जाएगा।
ओके। अब यहाँ 4 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी है इसका कोई मतलब नहीं, बस ये पता करने के काम आई कि इसमें 15 मतलब जो है सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, और किसी काम नहीं आई आपकी। ओके, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अकाउंट इज सब स्टैंडर्ड सो चेक वेदर अकाउंट इज सिक्योर्ड आर अनसिक्योर्ड। अब चूंकि अकाउंट सब स्टैंडर्ड तो पहले ये चेक करिए कि अकाउंट सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। तो हमने क्या किया, 20 लाख रुपए का 10% निकाला, आया 2 लाख रुपए। अब हमारे पास सिक्योरिटी 4 लाख की मौजूद है, इसका मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया। सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड में 15% की आउटस्टैंडिंग का हम प्रोविज़न करते हैं, या तो 15% का करते हैं या तो 25% का करते हैं। तो यहाँ 15% का करेंगे तो 20 लाख का 15% 3 लाख रुपए निकल करके आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का करेंगे फ्रेंड्स, लोन सैंक्शन आप 2 करोड़ का कर दीजिए, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा इसी में क्वेश्चन, अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख रुपए होती या 2 लाख रुपए होती तब क्या होता। इसी क्वेश्चन में यदि जो है ये 4 लाख ना लिख करके यहाँ पर मान लीजिए जो है 1.5 लाख दिया होता, अगर इसी क्वेश्चन में 1.5 लाख दिया होता तो क्या होता फ्रेंड। तो देखिए 20 लाख रुपए आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और 20 लाख रुपए का 10% जब हमने निकाला तो पता चला कि आया 2 लाख रुपए, और हमारे पास सिक्योरिटी कितनी है, केवल 1.5 लाख, केवल 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी अवेलेबल है। चाहिए अगर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा होती तब तो सिक्योर्ड होता, अगर 2 लाख या 2 लाख से कम है तो अनसिक्योर्ड होगा। इसका मतलब अब ये लोन जो है अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड के केस में जितनी आउटस्टैंडिंग उसका 25% प्रोविजन करते हैं। तो 20 लाख रुपए का 25% अगर आप करोगे तो आपको 5 लाख रुपए निकल करके आ जाता है। ये आपका 5 लाख रुपए निकल करके आ जाता है। मेरे ख्याल से आपको बात अब आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट पाल करके मत जाइएगा। ज़्यादातर डाउट किस बात का, तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी जब हम डाउटफुल पढ़ेंगे ना तो आपको डाउट बनना और शुरू हो जाए, क्योंकि डाउटफुल है। जैसे 20 लाख आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 20 लाख आउटस्टैंडिंग है और सिक्योरिटी हमारे पास 4 लाख रुपए की अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स क्या होगा ना, 20 लाख रुपए, इसमें से 4 लाख रुपए आपके पास में सिक्योरिटी के तौर पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब 20 में से 4 अगर घटाएं तो 16 लाख रुपए हमारे अनसिक्योर हैं। कैसे हैं, अनसिक्योर्ड। तो ये वाली कन्फ्यूजन आपको बनने लगेगी कि सर 4 लाख अगर सिक्योर्ड है तो इसको 15% जो है प्रोविजनिंग कर देते हैं, और 16 लाख रुपए जो आपके अनसिक्योर्ड है इस पर 25% की कर देते हैं। ये कन्फ्यूजन आपको बनेगी जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड है, तो या तो पूरा 20 लाख रुपए सिक्योर्ड होगा या तो पूरा अनसिक्योर्ड होगा। डाउट मत करिएगा इस बात का। 20 लाख विल बी आइदर सिक्योर्ड फुल्ली और अनसिक्योर्ड फुल्ली। ऐसा नहीं कि 4 लाख इज सिक्योर्ड एंड 16 लाख इज अनसिक्योर्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये डाउट अगर आप नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यू विल नॉट मेक द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेंड्स जो है सब स्टैंडर्ड मैंने आपको समझाया। मेरे ख्याल से अब आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब हुआ प्रोविजनिंग हम 15% करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग की, चाहे सिक्योरिटी दे रखी हो चाहे ईसीजीसी गारंटी दे रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जितना आउटस्टैंडिंग उसका 15% प्रोविजन करेंगे। अगर अनसिक्योर्ड है, जो लोन है आपका सब स्टैंडर्ड तो है लेकिन अनसिक्योर्ड है, तो 25% की प्रोविजनिंग कर देंगे। अगर अनसिक्योर्ड है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गया हुआ है तो 20% की प्रोविजनिंग कर देंगे। ये भी अनसिक्योर्ड के लिए है, ये भी अनसिक्योर्ड के लिए है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए, बाकी अदर लोन के लिए है। अगर सिंपली सिक्योर्ड जो है आपका सब स्टैंडर्ड तो 15% की करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं हमको, ठीक है। अनसिक्योर्ड किसे कहेंगे, जिसमें जो आपका सिक्योरिटी है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% या 10% से कम है ना, 10% या 10% से लेस है। अगर 10% से प्लस है तो सिक्योर्ड कह दीजिए। अगर 10% या 10% भी, ध्यान दीजिए 10% भी आपका अनसिक्योर्ड में आएगा। अनसिक्योर्ड में 10% एग्जैक्टली 10% है तो भी अनसिक्योर्ड है। 10% से लेस 9%, 8% कुछ भी है, ओके, तो वो सारा अनसिक्योर्ड पोर्शन में आता है। अगर सिक्योरिटी 10% से 10.1% हो गई तो ये आपका सिक्योर्ड पोर्शन में चला जाता है। इतना बारीक से देंगे नहीं, 10% देंगे या तो 8% दे देंगे आपको, या तो 20% देंगे, कुछ इस तरीके देते हैं। इतना नैरो डेसिबल प्लेसेस में नहीं खेला जाता, बट फिर भी आपको समझा रहा हूँ। तो अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% तक है, अप टू 10% है, 10% से ज़्यादा नहीं, अप टू 10% है, इन दैट केस आपको फ्रेंड्स जो है अनसिक्योर्ड मानना होगा लोन को, ठीक है। अनसिक्योर्ड होगा इसका मतलब 25% की आप जो है प्रोविजनिंग करेंगे। और अगर 10% से ज़्यादा हो गई तो आप 15% की प्रोविजनिंग कर देंगे, क्योंकि ये सिक्योर्ड आपका
लोन हो गया, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एक लोन या तो सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड होगा या तो अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यानी प्रोविजनिंग या तो पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट की 15% करेंगे या पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट की 25% करेंगे, दोनों नहीं पॉसिबल है, ओके। इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड लोन जो भी RSB होती है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर लोन मैं बोलता हूँ ये 40 लाख भी हो ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो प्रोविजनिंग करनी होगी फ्रेंड्स जो है वो आपको 20 लाख रुपए की कितने परसेंट, 15% करनी होगी। 20 लाख रुपए 15% 3 लाख रुपए ही करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग आपको 3 ही लाख करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ 4 लाख रुपए सिक्योरिटी रखा हो, 6 लाख रखा हो, 10 लाख रखा हो, 15 लाख रखा हो, 20 रखा हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है ये पता करने के लिए कि क्या ये जो हमारा लोन है ये सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, बस उतना ही पता करके आपको ये देता है, बाकी कुछ नहीं देता है। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग कितना है 20 लाख, कितने रुपए का लोन सैंक्शन हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पकड़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे सिक्योरिटी कितनी है। अब 4 लाख रुपए है तो देखिए कि 4 लाख रुपए 20 लाख रुपए कितना परसेंट है, तो भाई मेरे ख्याल से 20% निकल करके आता है। तो क्या ये 10% से ज़्यादा है? यस, 10% से प्लस ही है। तो इसका मतलब ये आपका सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड लोन है। सिक्योर्ड के केस में हम 15% का प्रोविजन करते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट उठाए उसका 15% कैलकुलेट किया, 3 लाख रुपए निकल करके आगे बात खत्म हो गई। ओके, अब इसी जगह पर क्वेश्चन को कन्वर्ट कीजिए। मान लीजिए आपके पास में 1 ही लाख रुपए का सिक्योरिटी अवेलेबल है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1 लाख रुपए है, तो भाई 20 लाख का आउटस्टैंडिंग है और 1 लाख रुपए आपका अवेलेबल है, तो 1 लाख रुपए 20 लाख का कितना परसेंट हुआ फ्रेंड्स? 5% हुआ। क्या ये 10% से कम है? 10% या उससे कम है? यस, 10% से कम है। इसका मतलब ये अनसिक्योर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड का मतलब 25% की प्रोविजनिंग किस अमाउंट पर? जो आपका आउटस्टैंडिंग है। तो 20 लाख का 25% आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी निकल करके आएगा 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख की प्रोविजनिंग आपको करनी होगी। ओके, तो सिक्योर्ड पोर्शन हो गया, अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया, दोनों बातें हमने क्लियर कर ली। अब बढ़ेंगे फ्रेंड डाउटफुल एसेट की तरफ। आई बिलीव अब आपको कोई मन में भ्रम नहीं रहना चाहिए, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं पालेंगे, क्योंकि 2 बार क्लैरिटी करी हुई मैंने। डाउटफुल एसेट के केस में कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलता है। यहाँ पर इन केस ऑफ डाउटफुल एसेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बी बाइफरकेटेड इनटू सिक्योर्ड पोर्शन एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन। यहाँ पर जो बैलेंस होता है फ्रेंड डाउटफुल के केस में, उसे 2 पार्ट में हम बांटते हैं, सिक्योर्ड पोर्शन में और अनसिक्योर्ड पोर्शन में। जैसे 20 लाख रुपए आपके पास है लोन आउटस्टैंडिंग, अब उसमें से मान लीजिए आपके पास में 4 लाख रुपए अगर सिक्योरिटी अवेलेबल है तो ये सिक्योर्ड कहलाएगा, और 20 लाख में से 4 लाख घटे जो बचा 16 लाख रुपए, ये आपका अनसिक्योर्ड कहलाता है। ओके, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चलने लगता है, लेकिन ध्यान देंगे ये जब आप डाउटफुल एसेट में आएंगे तभी लागू होगा, ये सब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड में लागू नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। ओके, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विल बी ट्रीटेड एज सिक्योर पोर्शन। जो भी RSB आपके पास RVS अवेलेबल होगा, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, उसको हम सिक्योर्ड मानेंगे, और आउटस्टैंडिंग में से जब हम RSB रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी घटाएंगे तो जो चीज़ आएगी उसे हम अनसिक्योर्ड मानेंगे, ये अनसिक्योर्ड पोर्शन है। ओके, आउटस्टैंडिंग में से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी घटाने पर जो कुछ भी बचेगा, जैसे 20 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग, उसमें से 4 लाख रुपए की सिक्योरिटी अवेलेबल है तो उसको घटाएंगे तो 16 लाख रुपए जो आया फ्रेंड्स आपका, ये ही आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन होगा। RSB क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों को मिला करके RSB बोला जाता है। बातें इतनी हो गई, समझ में तभी आएगा जब आप एग्जाम्पल करेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एक लोन है जिसमें आउटस्टैंडिंग ही दे रखा है, इसमें ये नहीं बताया कितने का लोन है, सीधे बता दिए कि आउटस्टैंडिंग 50 लाख रुपए की है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपके पास 20 लाख अवेलेबल है। तो अगर भाई 50 लाख रुपए का लोन है, उसमें से 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो जितनी सिक्योरिटी अवेलेबल है वो आपका सिक्योर पोर्शन हो गया, और 50 में से 20 घटा दीजिए, जो बचा 30 लाख रुपए, ये आपका अनसिक्योर्ड पार्ट है, अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो ये सिक्योर्ड लोन और ये अनसिक्योर्ड, 50 लाख में से 20 लाख और ये 30 लाख, ये सिक्योर्ड लोन और ये अनसिक्योर्ड है ना। सिक्योर्ड पोर्शन जितने की सिक्योरिटी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल वो हो गया, अनसिक्योर्ड पोर्शन बाकी का जो बचा वो हो जाता है। ठीक है, अब प्रोविजनिंग की बात करेंगे तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पर हमेशा 100% की प्रोविजनिंग की जाती है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है ना, इसकी 100% प्रोविजनिंग की जाती है डाउटफुल के एसेट के केस में। सिक्योर्ड पोर्शन के लिए नियम अलग है, सिक्योर्ड पोर्शन के लिए नियम ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, सिक्योर्ड पोर्शन में अगर D1 कैटेगरी में है, यानी कि डाउटफुल अप टू 1 ईयर है, D1 है,
तो सिक्योर्ड पोर्शन पर 25% की प्रोविजनिंग करेंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अप टू 3 ईयर है तो D2 कैटेगरी में, डाउटफुल 2 कैटेगरी में रहेगा। डाउटफुल 2 में 40% का हम प्रोविजन करते हैं, और अगर 3 साल से ज़्यादा हो चुका है तो उसे डाउटफुल 3 कैटेगरी में रखेंगे, यहाँ 100% प्रोविजन करेंगे, और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर हमेशा 100% ही रहेगा, ध्यान देंगे बस, ठीक है। तो अब ये 25% D1 हो गया, 40% D2 हो गया, 100% D3 हो गया, ओके। तो अगर एक बार फिर से देखिए आप थोड़ा सा जो हमने बात की, सिक्योर्ड में हमने देखा, सॉरी सब स्टैंडर्ड में हमने देखा कि 15% की प्रोविजनिंग होती है या तो 25% की प्रोविजनिंग होती है, राइट। यहाँ पर हमने फिर देखा कि D1 में 25 है, D2 में 40 है और D3 में 100% है सिक्योर्ड में, और अनसिक्योर्ड हमेशा 100% उठा करके लिख दीजिए हर जगह, बात खत्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो जितनी भी बातें हमने टेबल देखी अभी तक प्रोविजनिंग नाम्स में, वो सारी मुझे याद हो गई, ध्यान में आ गई हैं, कोई डाउट नहीं है, ओके। क्लियर हो गई मेरी बात। सिक्योर्ड पोर्शन, अभी सिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति था जिसका 50 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंड कर रहा था, उसमें से 20 लाख रुपए उसने सिक्योरिटी दे रखी थी, तो बचा कितना, 30 लाख रुपए। जितना उसने सिक्योरिटी दे रखी थी वो आपका सिक्योर्ड पोर्शन हो गया, उस पर ये वाली प्रोविजनिंग चलेगी, और 30 लाख रुपए आपका अनसिक्योर्ड हो गया, उस पर ये वाली प्रोविजनिंग चलेगी 100% की। कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, ओके। तो ये हो गया आपका डाउटफुल। सेम बात वही लिखी हुई, डाउटफुल अगर अप टू 1 ईयर है तो D1 कहलाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 25% है ना, 25% आउटस्टैंडिंग, ये रियलाइजेबल, हाँ ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 25%। इसका मतलब ये RBS का मतलब हुआ कि जितना सिक्योर पोर्शन है, ये सिक्योर्ड पोर्शन भी कह सकते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के चाहे सिक्योर्ड पोर्शन के, बात एक ही, उसका 25%, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 40% D2 में, और D3 में 100% जो है हमें प्रोविजनिंग करनी होती है। प्रोविजनिंग विल बी 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग इफ लोन अकाउंट इज मोर देन डाउटफुल फॉर 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। देखिए कोई नई बात नहीं है जो ये यहाँ लिखा हो ना, देखिए यहाँ अगर D3 है, 3 साल से ज़्यादा हो गए डाउटफुल, तो 100% सिक्योर पे भी 100% अनसिक्योर पे। तो कहने मतलब ये हुआ, वही बात एक साथ लिखी है कि अगर 3 साल से ज़्यादा डाउटफुल हो गया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लोन है जिसे 4 साल हो गया डाउटफुल रहे हुए, 4 साल से डाउटफुल हैं, तो जितना 50 लाख रुपए है ना, ये पूरा पूरा प्रोविजन होगा, 50 लाख का पूरा 50 लाख प्रोविजन होगा। क्यों? क्योंकि भाई चाहे पोर्शन सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, दोनों केस में 100% प्रोविजनिंग हो रही, तो पूरा पूरा पैसा ही आपका अनसिक्योर्ड हो जा, मतलब प्रोविजन में चला जा रहा है, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग तरीके की, तो आपको ये बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ अ लोन इज 50 लाख, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज 40 लाख। अगर अकाउंट NPA 1 जून 2018 को हुआ है तो 31 मार्च 2020 को कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसमें हमें प्रोविजनिंग पता करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए 1 जून 2018 को लोन जो है आपका NPA हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून 2019 तक ये सब स्टैंडर्ड रहेगा, राइट। सब स्टैंडर्ड यही तो होता है, जब NPA होता है फ्रेंड जिस दिन, उसी दिन ही सब स्टैंडर्ड भी हो जाता है, और 1 साल तक NPA आपका सब स्टैंडर्ड ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून 2019, तो 2 जून 2019 को ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डाउटफुल में, डाउटफुल 1 D1 में आ जाएगा, और उसके बाद में 2 जून 2020 को ये जो है डाउटफुल 1 में ही रहेगा, D1 कैटेगरी में ही ये बना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1 जून 2018 को हमारा लोन NPA घोषित हुआ है, तो ये 1 जून 2018 को NPA हुआ, तो उसके बाद में 1 जून 2019 तक पूरे 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में ही रहेगा। फिर 2 तारीख को ये डाउटफुल में बदलेगा D1 में, और ये 2 जून 19 को बदलेगा, तो 2 जून 2020 तक जो है ये डाउटफुल 1 में ही रहेगा। फिर ये अगला 3 जून 2020 को D2 में जाएगा, और उसके बाद में 3 साल तक, मतलब अगले 1 साल से लेकर 2 साल और जो है 3 साल तक D2 में ही रहेगा। तो देखिए अपना काम की बात यह है कि 31 मार्च 2020 को प्रोविजनिंग करनी है, तो ये कहाँ आएगी, 31 मार्च 2020 कहाँ आएगा, यहाँ 31 मार्च 2020 यहाँ आएगा, देखिए यहीं पर तो आ जाएगा डाउटफुल 1, यानी इसका मतलब ये जो है D1 कैटेगरी में रहेगा हमारा लोन। किस कैटेगरी में रहेगा फ्रेंड, D1 में। और D1 में हमें प्रोविजनिंग तलाशनी है, ठीक है। D1 में प्रोविजनिंग कितनी होती है, अगर याद कीजिए, D1 में 25%, D2 में 40% और D3 में 100% की प्रोविजनिंग होती है सिक्योर्ड पर, और 100% की अनसिक्योर्ड पर हर जगह होती है, तो हमें पता ही है, ठीक है। तो D1 में 25% और 100% वाला कॉन्सेप्ट चलेगा।
अब देखिए कुल मिलाकर के कितने, ये क्वेश्चन में यहाँ 50 लाख लिखा हुआ है और 40 लाख लिखा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये 20 लाख हो गया और 5 लाख हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, इसे जो है आप 20 लाख कर लीजिए, ये 20 लाख है और ये आपका 5 लाख है। ओके, ये 5 लाख है। तो अब देखिए 20 लाख और 5 लाख, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा 20 लाख रुपए का टोटल लोन है, उसमें से 5 लाख रुपए हमारे सिक्योर्ड हो गए। क्यों? क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 5 लाख अवेलेबल है। तो 20 लाख में से 5 लाख सिक्योर हो गए, तो जो 15 लाख बचे वो अनसिक्योर्ड हो गए। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पर हम 100% की प्रोविजनिंग करते हैं, और सिक्योर्ड पोर्शन में चूंकि ये D1 कैटेगरी में है तो 25% की प्रोविजनिंग करते हैं। तो 15 लाख का 100% आपका 15 लाख ही रुपये हो जाएगा, और 5 लाख रुपये का 25% हो जाएगा 1.25 लाख, यानी 1,25,000। तो 1.25 लाख और 15 लाख को जब हम जोड़ेंगे तो 16.25 लाख रुपीज़ बन करके तैयार होगा। ठीक है, ये हो गई प्रोविजनिंग इसकी। देखिए उसी बात को यहाँ पर एलोबरेट किया गया है कि टोटल आउटस्टैंडिंग 20 लाख रुपए की है, रियलाइजेबल वैल्यू 5 लाख रुपए की है। लोन जो है हमारा 1 जून 2018 को NPA हुआ है। NPA सब स्टैंडर्ड दोनों एक ही साथ होता है, एक ही बात है। 1 जून 2018 को हुआ तो पूरे 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रहेगा। 1 जून 2019 तक 1 ईयर तक सब स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद में 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये जो है 2 जून को डाउटफुल 1 में जाएगा, 2 जून 2019 को जाएगा, और 2 जून 2020 तक ये डाउटफुल 1 में ही रहेगा। ओके, तो D1 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेट रेंज में है, और हमारी जो प्रोविजनिंग की डेट है वो इसी के बीच आ रही है फ्रेंड्स। अगर आप देखो 31 मार्च 2020 को ही प्रोविजनिंग करनी है, 31 मार्च 2020 को, तो ये इसी डेट रेंज में आ रहा है। इसका मतलब ये इस समय D1 कैटेगरी में रहेगा। तो D1 कैटेगरी में हम प्रोविज़न कैसे करते हैं? सिक्योर्ड पोर्शन का अलग 25% करते हैं और अनसिक्योर्ड का 100% करते हैं। सिक्योर्ड पोर्शन हमारा 5 लाख है, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 5 लाख दी रखी है। अनसिक्योर्ड पोर्शन 20 लाख टोटल आउटस्टैंडिंग थी, 5 लाख रुपए का सिक्योर पोर्शन, तो 15 लाख हो गई। जो आपका सिक्योर्ड पोर्शन है उसका 25% जो है प्रोविज़न किया जाएगा, क्योंकि ये D1 कैटेगरी में है। और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसका 100% प्रोविजनिंग की जाएगी। तो 15 लाख का 100% 15 लाख हो गया, और 5 लाख रुपीज़ का 25% 1.25 लाख हो गया। टोटल प्रोविज़न अगर आप इसे जोड़ोगे तो 16.25 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न किया जाएगा टोटल मिला करके इस केस में। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर इफ़ ECGC कवरेज इज अवेलेबल, कई बार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें ECGC कवरेज भी अवेलेबल करवा देगा, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड? देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ अ लोन इज 4 लाख, टोटल आउटस्टैंडिंग 4 लाख रुपए है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख रुपए अवेलेबल है। ECGC का कवरेज 50% अवेलेबल है। जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ECGC कितना % कवर कर रहा है, जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कोई डाउट नहीं रखना इसमें। ओके, टोटल 4 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर अवेलेबल है। इसका मतलब 2.5 लाख रुपीज़ ऐसे हुए जो कि अनसिक्योर्ड हैं। क्लियर? 1.5 लाख, 4 लाख में से 1.5 लाख सिक्योर्ड पोर्शन और 2.5 लाख अनसिक्योर्ड पोर्शन के नाम पर चला जाएगा। ओके, इफ़ अकाउंट वाज डाउटफुल फॉर मोर देन 2 ईयर्स, अगर अकाउंट डाउटफुल है मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं, तो देखिए D1 क्या होता है? अप टू 1 ईयर, और D2 क्या होता है? 1 ईयर से प्लस और अप टू 3 ईयर, है ना, अप टू 3 ईयर। तो मोर देन 2 ईयर डाउटफुल हुआ, इसका मतलब हमारा D2 कैटेगरी में आ जाएगा। 3 साल तक D2 में रहता है ना, 3 साल के बाद D3 में जाता है, तो ये D2 कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी बात हमें क्लियर हो जाती है। और D2 के केस में सिक्योर्ड पोर्शन पर हम कितना जो है वो करते हैं प्रोविज़न 40%, और अनसिक्योर्ड पर कितना करते हैं? 100% करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात भी हमें यहाँ तक पता चल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि ECGC कवरेज अवेलेबल है 50% का। अदरवाइज जो है हम क्या करते, ये जो 1.5 लाख रुपए हमारा सिक्योर्ड पोर्शन उस पर 40% की कर देते, और जो 2.5 लाख रुपए हमारा अनसिक्योर्ड उस पर 100% की प्रोविजनिंग कर देते, बात हो जाती खत्म। लेकिन ECGC का रोल आ जाने से क्या होता है फ्रेंड? देखिए क्या चेंजेज आते हैं। जो आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन है, देखिए कितना है? 2.5 लाख रुपीज़ है अनसिक्योर्ड ना, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की तो सिक्योरिटी अवेलेबल है, यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो अनसिक्योर्ड कितना है? 2.5 लाख रुपए।
उस अनसिक्योर्ड पोर्शन का 50% ईसीजीसी कवर करता है, इसका मतलब ये होता है। तो 2.5 लाख रुपए का 50% ईसीजीसी कवरेज देगा, तो 1.25 लाख रुपीज़ हो जाएगा एक, और 1.25 लाख रुपीज़ हो जाएगा एक, है ना। 50% कवर कर दिया तो 1,25,000 रुपये ईसीजीसी ने कवर कर दिए, तो ये खत्म हो गया। अब इस पर प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो बचा 1.25 लाख, 1.25 लाख अब आपका अनसिक्योर्ड रहेगा, इस पर 100% की प्रोविजनिंग कर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। इसी बात को समझते हैं फिर से। डाउटफुल फॉर मोर देन 2 ईयर्स का मतलब हुआ कि ये D2 कैटेगरी में है, मैंने आपको समझाया। प्रोविजनिंग कैसे होती है, D2 में प्रोविजनिंग सिक्योर्ड में 40% की, अनसिक्योर्ड में 100%, हर एक केस में डाउटफुल में रहती है। सिक्योर्ड पोर्शन हमारा 1.5 लाख रुपए का है, अनसिक्योर्ड पोर्शन हमारा 2.5 लाख रुपए का है। कैसे? 1.5 लाख रुपए आपको दिया हुआ है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख है, तो इसलिए 1.5, और टोटल 4 लाख रुपए का लोन था, उसमें से 1.5 लाख रुपए जो है सिक्योर्ड हैं, तो 2.5 लाख रुपीज़ अनसिक्योर्ड हो गए। जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसी में से 50% ईसीजीसी कवरेज देता है, ध्यान देंगे। तो 2.5 लाख रुपए का 25% जो है 1,25,000 रुपये, 1.25 लाख रुपये जो है कवर हो गया ईसीजीसी के द्वारा। तो बचा कितना भाई? टोटल अनसिक्योर्ड 2.5 लाख रुपीज़ था, 2.5 लाख रुपीज़ था, उसमें से 1.25 लाख रुपये जो है ईसीजीसी ने कवरेज दे दिया। तो एक्चुअल में बचा कितना? नेट अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, नेट अनसिक्योर्ड कितना बचा? 2.5 लाख में से 1.25 लाख जो ईसीजीसी का कवरेज वो घटा दीजिए, तो बचा 1.25 लाख रुपीज़। तो ये आपका नेट अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया, और ये आपका सिक्योर्ड पोर्शन हो गया। तो 1.5 लाख रुपए का 40% आप कैलकुलेट करिए, 60,000 आ जाएगा। और 1.25 लाख का जब आप 100% कैलकुलेट करें तो 1.1 जो आपका 1,25,000 या 1.25 लाख ही रहेगा ना। अब देखिए ये हो गया 1.1.5 लाख रुपए का कितना कैलकुलेट करना है? 40%, 40 डिवाइडेड बाई 100 है ना। तो ये 60,000 रुपये यहाँ पर हो गए आपके फ्रेंड्स, ओके। और ये 1,25,000, 1,25,000 में 60,000 रुपये आप जोड़ दीजिए, तो 1,85,000 रुपये हो जाते हैं। पिछले क्वेश्चंस में और पिछले जो पहला एग्जाम्पल था और दूसरे एग्जाम्पल में फ़र्क क्या आया है? पिछला क्वेश्चन अगर ये होता तो हम क्या करते? 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी अवेलेबल थी और 2.5 लाख रुपए अनसिक्योर्ड अवेलेबल थे। इस पर हम सीधे D2 है तो 40% का प्रोविज़न करते, इस पर 100% का प्रोविज़न करते। अगर ईसीजीसी सिक्योरिटी अवेलेबल ना होती तो बस सिंपल 1.5 लाख का 40% हो जाता आपका 60,000 रुपये, और 2.5 लाख रुपए का 100% हो जाता 2.5 लाख रुपीज़, है ना। अब 2.5 लाख रुपए में जब आप जोड़ते तो 3,10,000 रुपये आपका टोटल प्रोविज़न करना पड़ जाता है इसमें, है ना। लेकिन ईसीजीसी का रोल आ जाने से क्या चेंजेस हुए कि अब ये जो 4 लाख रुपए है इसमें से 1.5 लाख जो है आपका सिक्योर्ड हो गया, 2.5 लाख रुपीज़ आपका अनसिक्योर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसका 40% जो 1.5 लाख रुपए है उसका 40% जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60,000, ठीक है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है फ्रेंड्स, ये जो 2.5 लाख रुपए अनसिक्योर्ड है इसमें से 50% ईसीजीसी कवरेज दे देगा। तो 2.5 लाख का 50% 1.25 लाख रुपीज़ हमारा कवरेज में चला गया। तो बचा कितना? 2.5 लाख रुपए अनसिक्योर्ड था, उसमें से 1.25 लाख और सिक्योर हो गया, एक तरीके से समझ लीजिए, ईसीजीसी से मिल गया। तो बचा 1.25 लाख रुपीज़ ही जो कि अनसिक्योर्ड रह गया, इसे ईसीजीसी ने कवरेज नहीं दिया, इसका 100% हमें जो है करना पड़ेगा। तो 1.25 लाख रुपीज़ हो गई। तो 1.25 लाख प्लस 60,000 रुपये, ये दोनों जोड़ लीजिए, तो 1,85,000 रुपये का प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ईसीजीसी के आने के बाद ये चेंजेस होते हैं, कन्फ्यूजन मन में मत लाइएगा। अब तीसरा केस ले लीजिए, अगर CGTMSE का कवर अवेलेबल है तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए, इन केस एडवांस इज कवर्ड बाय CGTMSE आर CRGFTLIH, ये होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, गारंटी बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग, नो प्रोविजन नीड टू बी मेड टुवर्ड्स द गारंटीड पोर्शन। तो गारंटीड पोर्शन पर कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, जैसे CGTMSE ने कवरेज दे रखा है उस पर कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं होगी। अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन एक्सेस ऑफ गारंटीड पोर्शन शुड बी, है ना, प्रोविजन है। मतलब कहने का जैसे 10 लाख रुपए है, अब अगर 10 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए जो है ईसीजीसी ने अगर प्रोविजन मतलब गारंटी दे रखी है तो सिर्फ 4 लाख रुपए पर ही हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। CGTMSE का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। CGTMSE पूछा जाता है आपके एग्जाम में, डिटेल में कवरेज होगा, इस पर एक लेक्चर पूरा होगा जिसमें हम ये कवर करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होता है, और ये होता है
क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, ओके, CRGFTLIH के लिए। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो ज़रा सा ये चीज़ देख लेनी जरूरी, CGTMSE का कवरेज दिया हुआ है, क्योंकि अभी हम आगे जब यूज करेंगे ना तो आप सोचोगे कि 75% कहाँ से आया हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा मत देखिए। CGTMSE जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। CGTMSE ये कहता है ना कि अगर जो है मान लीजिए आपने लोन किसी व्यक्ति को दे रखा है तो CGTMSE कवरेज कितना देगा। अगर 5 लाख रुपए तक का लोन है तो, अगर 5 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख रुपए तक का लोन है तब, और 50 लाख से ज़्यादा का लोन है और 2 करोड़ रुपए तक का लोन है तब, उस केस में कितना कवरेज। अगर माइक्रो एंटरप्राइज को दिया गया है लोन और 5 लाख रुपए तक का लोन है तो 85% जो है गारंटी देगा CGTMSE। अगर माइक्रो एंटरप्राइज को दिया गया लेकिन लोन 5 लाख रुपए से ज़्यादा और 50 लाख रुपए तक है तो CGTMSE 75% की गारंटी देता है। अगर माइक्रो एंटरप्राइजेज को लोन दिया गया है लेकिन लोन जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा और 200 मतलब 2 करोड़ रुपए तक का है तो CGTMSE 75% कवर करने की गारंटी देता है। अगर जो आपकी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे सिक्किम या जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह की यूनियन टेरेटरीज में है तो 80% का कवरेज मिल जाएगा इन दोनों पर, 80% का, और यहाँ पर 75% मिलता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CGTMSE जब आप पढ़ोगे तो ये सारा कवर हो जाएगा। उसके अगर वोमेन एंटरप्रेन्योर है तो 85% का कवरेज दे देंगे, लोन अमाउंट चाहे जो भी हो। ऑल अदर कैटेगरी, इनमें जो नहीं फॉल होते हैं उनके अलावा जो भी हैं उनको 75% का कवरेज मिलता है, ठीक है। ऑल अदर कैटेगरी के बारे में 75% का कवरेज गारंटी देता है CGTMSE। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपए है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख रुपए अवेलेबल है, लोन CGTMSE स्कीम में कवर्ड है, ओके। इफ़ अकाउंट वाज डाउटफुल फॉर मोर देन 2 ईयर्स, अगर मोर देन 2 ईयर्स डाउटफुल है तो कितनी प्रोविजनिंग करनी होगी। तो मोर देन 2 ईयर्स मतलब अगेन ये D2 वाली कंडीशन है, क्योंकि D1 आपका अप टू 1 ईयर होता है, D2 आपका 1 ईयर से प्लस और अप टू 3 ईयर है ना, और D3 आपका 3 ईयर से ज़्यादा का होता है, ओके। तो सिक्योर्ड पोर्शन डाउटफुल 2, अनसिक्योर्ड पोर्शन D2 है ना। प्रोविज़न कितना होगा सिक्योर्ड पोर्शन पर 40% का, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% का। अब देखिए सिक्योर्ड पोर्शन कितना है हमारे पास में 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 1.5 लाख की सिक्योरिटी अवेलेबल है। तो अनसिक्योर्ड कितना हुआ, जो आपका ये 10 जो है 1.5 लाख रुपए उसको घटा दीजिए 10 लाख में से, तो 8.5 लाख रुपए फ्रेंड्स आपके किस में चले गए, अनसिक्योर्ड पोर्शन में चले गए। अब CGTMSE का जो कवर अवेलेबल है वो 75% का अवेलेबल है। अब ये आप पूछते मेरे से कि सर 75% आप कहाँ से लाए, तो फ्रेंड्स उसी बात का जवाब यहाँ पर दिया गया है। ये 75% ये वाला केस है, ओके। देखिए कोई स्पेशल बात लिखी नहीं है कि माइक्रो एंटरप्राइज है या कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है उसमें, तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे ऑल अदर कैटेगरी का बारोवर है। अगर उसमें स्पेशली रहेगा कि ये माइक्रो एंटरप्राइज है जिसको CGTMSE से कवर दिया गया है तो ये वाला केस लेकर चलते, वोमेन एंटरप्राइज है तो ये वाला केस लेकर चलते, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है जम्मू कश्मीर वगैरह में है तो ये वाला केस लेकर चलते। लेकिन कहीं कुछ अगर नहीं लिखा गया है तो वो इस वाले कैटेगरी में है तो 75% की गारंटी आपको CGTMSE से मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर 75% मैंने लिखा हुआ है, ओके। इसी बात के लिए वो उतना पूरा एक पेज जो है आपको समझाने में लगाया है हमने, ठीक है। अब CGTMSE क्या करता है कि 75% का कवरेज देता है। 75% में भी इनकी जो है मतलब थोड़ी सर्टेन लिमिटेशन होती है कि ये 37.5 लाख रुपए तक ही कवर करते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं कवरेज करते हैं, ठीक है। तो वो CGTMSE जब हम लोग पढ़ेंगे कायदे से तो वहाँ समझ लेंगे। लेकिन ये है कि अभी 75% का कवरेज अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 8.5 लाख रुपए का जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है 8.5 लाख रुपए का 75% 75 डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया 6,37,500 रुपये। ये देखिए तो 6,38,000 रुपये मान लीजिए ये कवर कर देगा CGTMSE ने इतना कवर कर दिया। तो अब एक्चुअल में बचा कितना हमारा, तो देखिए हमारा टोटल 8.5 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन था, उसमें से 6,38,000 रुपये कवर कर दिया जो है CGTMSE ने, तो बचा हमारा 2,12,000 रुपये। 500 रुपये आगे पीछे कर देने, उसमें इतना मत करिएगा कि सर 2,12,500 होगा, तो दैट इज आल्सो हो गया 2,12,500, तो वो भी लिख लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, ओके। तो नेट अनसिक्योर्ड 8.5 लाख रुपए का टोटल अनसिक्योर्ड पोर्शन था, हमने ये जाना। लेकिन CGTMSE यहाँ 75% का कवरेज, जैसे वहाँ पर ECGC 50% का दे रही थी वैसे यहाँ पर CGTMSE 75% का कवरेज दे रही है। तो 2,12,000 रुपये यानी अनसिक्योर्ड पोर्शन अब सिर्फ 2,12,000 रुपये बचा। इसका नहीं करना है क्योंकि ये तो गारंटी में आ गया ना, 6,38,000 तो CGTMSE लौटाएगा ही लौटाएगा। तो नाउ दिस इज नॉट अ अनसिक्योर्ड पार्ट, ओके। अब जो है
आपको प्रोविज़न कैलकुलेट करना है तो ये जो 1.5 लाख रुपए है इसका 40% कैलकुलेट कर लीजिए 60,000, और ये जो 2,12,000 रुपये आपका अनसिक्योर्ड है इसका 100% कैलकुलेट कर लीजिए 2,12,000, जोड़ डालिए 2,72,000 रुपये टोटल आपके बन करके तैयार हो जाते हैं। 2,72,000 रुपये का प्रोविज़न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है डाउटफुल एसेट के बारे में पूरा, कई सारे एग्जांपल किए, पूरा डाउटफुल एसेट पूरा अच्छे से समझा, कोशिश की। ठीक है, दोबारा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि दोबारा करवाऊँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है कि इतने में ही काम चल जाएगा। आप दोबारा देख लीजिए इसको। ओके, लॉस एसेट, लॉस एसेट वो एसेट होते हैं जिनमें जो है, देखिए लॉस एसेट के केस में अगर याद हो तो टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऐसा एसेट जिसमें ये क्लियर हो जाए कि मतलब जो है आरबीआई का इंस्पेक्शन टीम कह दे, इंस्पेक्टर कह दे, या बैंक का इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर ये कह दे कि जो है अब इसमें पैसे रिकवर नहीं हो सकते, तो उसे ही लॉस एसेट कहते हैं। अब इसमें प्रोविजनिंग कितनी करनी होती है, तो 100% आउटस्टैंडिंग बैलेंस की आपको प्रोविजनिंग करनी होती है। लॉस एसेट शुड बी रिटन ऑफ। पहली बात तो कोशिश करनी चाहिए लॉस एसेट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए अपनी बुक से। ओके, इफ़ लॉस एसेट आर परमिटेड टू रिमेन इन अ बुक फॉर एनी रीजन, अगर किसी वजह से लॉस एसेट को आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी बुक में, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 100% प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो लॉस एसेट में प्रोविजनिंग कितनी होती है, 100% की प्रोविजनिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, देखिए सिक्योर्ड के केस में बहुत सारे पॉइंट थे, 0.25% था, किसी केस में 0.40% था, 1% भी था, किसी में 2% था, 5% था, याद है आपको ये सारा सिक्योर्ड में, स्टैंडर्ड एसेट में। फिर आया था फ्रेंड्स आपका सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में दो चीज़ें देखी थी, अगर सिक्योर्ड है तो 15%, अगर अनसिक्योर्ड है तो 25%। फिर आया फ्रेंड्स आपका डाउटफुल वाला। डाउटफुल में 3 कैटेगरी आई हमारे सामने, D1, D2 और D3 की, जिसमें से D1 में सिक्योर्ड में 25, D2 में 40 और D3 में 100, और अनसिक्योर्ड पोर्शन में हर जगह 100%, यही किया ना। और उसके बाद में फिर आया लॉस एसेट। लॉस एसेट में पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 100% ही करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है आपका एक हिसाब से अगर हम देखें प्रोविजनिंग पूरा का पूरा एक समराइज फॉर्म में यहाँ पर आपके पास आ जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर क्या होता है, एनपीए पर प्रोविजन कितना किया गया है डिवाइडेड बाई ग्रॉस एनपीए को पीसीआर बोलते हैं। यानी कि बैंक का ग्रॉस एनपीए कितना है, मान लीजिए 100 रुपये है, और कितना प्रोविज़न बैंक ने किया है 30 रुपये का, 30 रुपये का प्रोविज़न किया है, और पूरा एनपीए है कितना 100 रुपये का, तो इसका मतलब बैंक ने 30% का प्रोविज़न किया हुआ है, जबकि 70% से ये कम नहीं होना चाहिए। यानी बैंक का जितना ग्रॉस एनपीए है, टोटल एनपीए, ग्रॉस एनपीए सारा मिलाकर के जितना भी एनपीए है उसका 70% बैंक को प्रोविज़न करके रखना चाहिए, गाइडलाइन ये कहती है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर इज एसेंशियली ए रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग टू ग्रॉस एनपीए, है ना, रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग टू ग्रॉस एनपीए, प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए डिवाइड प्रोविजनिंग ऑन एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए का ये रेशियो होता है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहलाता है। इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ फंड बैंक हैज़ केप्ट असाइड टू कवर लोन लॉसेस, ये इंडिकेट करता है कि बैंक ने कितना पैसा अलग रखा हुआ है अगर कोई लोन में लॉस होता है उसको कवर करने के लिए, और ये लेस देन 70% नहीं होना चाहिए। तो दो बातें सिर्फ यहाँ याद रखिए पीसीआर में। पहला ये फार्मूला याद रखिए, ये एनपीए में, एनपीए के लिए कितना प्रोविजन किया गया डिवाइडेड बाई कितना ग्रॉस एनपीए है, उसे प्रोविजन एंड कवरेज रेशियो कहते हैं, और इसकी वैल्यू 70% से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। पीसीआर क्या बताता है, प्रोविजन कवरेज रेशियो ये बताता है कि बैंक ने कितना फंड जो है अलग रखा हुआ है लोन के लॉस को कवर करने के लिए। ओके, तो ये हो गया प्रोविजन कवरेज रेशियो। अब कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे बिलफुल डिफॉल्टर हो गया, रेड फ्लैग अकाउंट हो गया, नॉन कोऑपरेटिव बारोवर हो गया, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। बिलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए जो कमेटी बनी थी जिसने डेफिनेशन दी कि बिलफुल डिफ़ॉल्टर कौन है, एसएस कोहली, श्री एसएस कोहली कमेटी ने ये बताया था। बिलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए जो कमेटी है, पूछा जाएगा अगर आपसे तो एसएस कोहली थे। ठीक है, व्हाट इज बिलफुल डिफ़ॉल्ट। अब सवाल ये है कि बिलफुल डिफ़ॉल्ट जानबूझकर डिफ़ॉल्ट होता है। बिलफुल मतलब आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी इच्छा है, जानबूझकर आप जो है डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज बिलफुल डिफ़ॉल्ट। बिलफुल डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो अ बिलफुल डिफ़ॉल्ट वुड बी डीम्ड टू हैव अकर इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नोटेड। तो बिलफुल डिफ़ॉल्ट हम मानेंगे अगर कोई इनमें से कोई एक इवेंट हो जाए, जैसे यहाँ पर 4 इवेंट दे रखी हैं आरबीआई ने। पहला, यूनिट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन
टू लेंडर इवन व्हेन इट हैज़ कैपेसिटी टू ऑनर द सेड ऑब्लिगेशन। मतलब जो कंपनी, जो संस्था है या व्यक्ति है, उसके पास में पैसा पे करने की क्षमता तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, ईएमआई नहीं भर रहा है, तो इसका मतलब बिलफुल डिफ़ॉल्ट हम मानेंगे। यूनिट हैज़ नॉट यूटिलाइज द फाइनेंस फ्रॉम द लेंडर फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच फाइनेंस वाज अवेलेबल बट डाइवर्टेड द फंड टू अदर पर्पज। मतलब जैसे आपने हाउसिंग लोन के लिए जो है पैसा बैंक से लोन लिया हाउसिंग लोन के लिए, लेकिन आपने हाउसिंग लोन न ले करके जो है उससे कार खरीद डाली। इस तरीके का काम, अगर जिस पर्पज़ के लिए आपने फैक्ट्री लगाने की बात की थी, लेकिन आपने फैक्ट्री ना लगा करके कोई और खेती के लिए ज़मीन खरीद ली, तो वो होता है। अगर आपने फाइनेंस का यूटिलाइजेशन जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया है उस पर्पज़ के लिए ना यूज करके किसी अदर पर्पज़ के लिए अगर यूज किया है तो उसे भी बिलफुल डिफ़ॉल्ट कहा जाएगा। यूनिट है साइफंड ऑफ, मतलब होता है गबन कर देना, है ना, फंड्स सो दैट फंड हैव नॉट बीन यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच फाइनेंस वाज अवेल्ड ऑफ नार आर फंड्स अवेलेबल विद द यूनिट इन फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स। ठीक है, तो यूनिट ने क्या किया, पैसे का गमन कर दिया, पैसा गायब कर दिया है, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए लोन दिया गया तो वो भी नहीं किया, इसके अलावा भी किसी और दूसरे एसेट के रूप में भी वो पैसा अवेलेबल नहीं, पैसा गायब ही हो चुका है, साइफनिंग हो गई है उसकी, गमन कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, या चौथा केस, द यूनिट हैज डिस्पोज्ड ऑफ आर रिमूव्ड मूवेबल फिक्स्ड एसेट आर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन बाय हिम आर इट फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग टर्म लोन विदाउट नॉलेज ऑफ बैंक। या ऐसा हुआ है कि बैंक से लोन लेते समय व्यक्ति ने कोई मूवेबल फिक्स्ड एसेट या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई खेत अपना या कोई प्लॉट वगैरह या मकान जो है गिरवी रखा था, लेकिन बैंक को बताए हुए बगैर उसको जो है या तो बेच दिया है या तो उस जगह से हटा दिया है। अगर मूवेबल कोई चीज़ है तो उसको रिमूव कर दिया है वहाँ से, तो अगर ऐसा भी वो करता है तो उसे हम ये मान लेंगे फ्रेंड्स कि ये जो है बिलफुल डिफ़ॉल्ट हुआ है। ओके, तो बिलफुल डिफ़ॉल्ट के लिए जो कमेटी थी एसएस कोहली की थी, श्री एसएस कोहली जी की कमेटी थी। बिलफुल डिफ़ॉल्ट हम मानेंगे अगर संस्था में, व्यक्ति में क्षमता है पेमेंट करने की, लेकिन वो जो है अपना पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर जिस पर्पज़ के लिए उसे लोन दिया गया था उस पर्पज़ के अलावा कहीं और पैसे को यूटिलाइज कर दिया है, या पैसे का गमन कर दिया है जिसकी वजह से कंपनी या बैंक कंपनी के पास में या व्यक्ति के पास में कोई एसेट ही नहीं है, या जो चीज़ गिरवी रखी थी बैंक के पास उसको बिना बैंक को बताए हुए बेच दिया है, हटा दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो ऐसे केसेस में हम उसे बिलफुल डिफ़ॉल्ट कहेंगे, बिलफुल डिफ़ॉल्टर व्यक्ति कहेंगे। कितने रुपए का लोन हो तो बिलफुल डिफ़ॉल्ट में माना जाएगा, तो प्रेजेंट लिमिट 25 लाख रुपए की फिक्स की गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ऑफ बिलफुल डिफ़ॉल्ट बाई बैंक आर एफआई टू आरबीआई। यानी 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का लोन जो है अगर आउटस्टैंडिंग है और ये ऊपर जो मैंने आपको बताया कि पैसा है लेकिन पे नहीं कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो 25 लाख या उससे ऊपर की अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वैसे मतलब लोन को, वैसे व्यक्ति को, वैसी कंपनी को बिलफुल डिफ़ॉल्टर के केस में हम रिपोर्ट करेंगे। ओके, तो 25 लाख एंड एबव अगर है आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो उसे हम बिलफुल डिफ़ॉल्टर मानते हैं। अगर 20 लाख रुपए का लोन है, मान लीजिए 20 लाख का लोन है और व्यक्ति के पास पैसे हैं लेकिन पे नहीं कर रहा है, तो इसे बिलफुल डिफ़ॉल्टर में हम पेश नहीं करेंगे। 25 लाख या उससे ऊपर की आउटस्टैंडिंग है तभी हम उसे बिलफुल डिफ़ॉल्टर के केस में ले जाते हैं। इसके अलावा ये आपसे बहुत पूछा था, 25 लाख की जो लिमिट है फ्रेंड ध्यान करके जाएंगे, बहुत पूछा जाएगा आपसे। ओके, उसके बाद में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनसे ये कहा जाता है कि अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का जो है कोई बिलफुल डिफ़ॉल्ट का केस है तो उसमें सूट फाइल कर दे, यानी कि जो है कोर्ट में केस कर दे। बैंकों को ये सलाह दी जाती है कि अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई बिलफुल डिफ़ॉल्ट का केस आता है तो सूट फाइल कर देना आवश्यक हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति बिलफुल डिफ़ॉल्टर में घोषित हो जाता है, बिलफुल डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि भाई हमने पैसे हैं मेरे पास लेकिन मैं पे नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस में कौन कौन से पेनल मेजर, मतलब क्या क्या जो है परेशानियाँ उसको झेलनी पड़ सकती हैं। तो एक ये है, नो एडिशनल फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लिस्टेड बिलफुल डिफ़ॉल्टर। जो भी व्यक्ति संस्था बिलफुल डिफ़ॉल्टर के लिस्ट में आ जाएगा उसको कोई एडिशनल फैसिलिटी जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कि अब आप चाहें कि लोन लेना है तो आपको फर्दर नया लोन नहीं मिलेगा। ओके, प्रमोटर ऑफ सच कंपनीज शुड बी डिवाइड फ्रॉम लोन्स आर फ्लोटिंग न्यू वेंचर फॉर पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेम ऑफ बिलफुल डिफ़ॉल्टर इज पब्लिश इन द लिस्ट ऑफ बिलफुल डिफ़ॉल्टर बाई आरबीआई। तो जब आपका नाम जो है ये जो कंपनी है, इसकी कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स प्रमोटर्स वगैरह होंगे, उनको अगले 5 साल तक जो है
ना तो कोई लोन दिया जाएगा, उसके डिबेयर कर दिया जाएगा, और ना ही कोई नया वेंचर जो है उनको करने की अनुमति दी जाएगी। कोई दूसरी कंपनी अगर आप खोलना चाहते हैं तो वो भी नहीं खोल सकते हैं। नए वेंचर के लिए भी मना किया जाएगा, लोन के लिए भी मना किया जाएगा अगले 5 साल तक। जैसे जिस डेट को आपका बिल्कुल डिफ़ाल्टर के लिस्ट में नाम आया उससे +5 ईयर आपको ये सब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लीगल प्रोसेस whenever warranted against the borrowers guarantors and foreclosure of recovery or due should be initiated expeditiously। मतलब अगर ज़रूरत है तो लीगल प्रोसेस अपनाई जाएगी, मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत पैसे वसूलने की कोशिश की जाएगी। लेंडर्स में इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट बिलफुल डिफॉल्टर। अगर ज़रूरी है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी, सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। क्रिमिनल, उन्हें क्रिमिनल मान करके उनके अगेंस्ट जो है कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद में आरबीआई या सीआईसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्टिंग की जाती है। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिस्ट ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ 50 लाख एंड अबव ऑन मंथली बेसिस जो है सीआईसी जिसका वो मेंबर है उसको सबमिट करना होता है। ओके। तो बिलफुल डिफॉल्टर की जो लिस्ट होती है, ऐसे बिलफुल डिफॉल्टर जिनका आउटस्टैंडिंग 25 लाख या उससे अबव का है, उनकी रिपोर्ट मंथली बेसिस पर सीआईसी को भेजा जाता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को भेजा जाता है। ये हर एक बैंक किसी न किसी जो है सीआईसी का मेंबर होता है। अभी हम सीआईसी के बारे में भी देख लेंगे। देखिए कुल मिला करके 4 सीआईसी हैं जिनके पास ये डेटा जाता है। पहला एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और चौथा है सिबिल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सिबिल बहुत पूछा जाता है। चारों कंपनियां वही हैं। पहला अक्षर लिया एक्सपेरियन हो गया, दूसरा इक्विफैक्स हो गया, तीसरा CRIF हाई मार्क हो गया, और सिबिल हो गया। कई बार इतना फुल डिटेल में याद रखना मुश्किल होता है, तो इन्हीं चारों कंपनियों ना ऐसे ध्यान रखिए। सीआईसी कौन कौन सी हैं? एक्सपेरियन है, इक्विफैक्स है, CRIF हाई मार्क है और सिबिल है। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए याद करना। बात एक ही है, ये सीआईसी और ये सीआईसी कोई अलग नहीं है, ये चारों का ही नाम बस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ओके। उसके बाद मैकेनिज्म की बात करें, बिलफुल डिफॉल्टर को पहचानने के आइडेंटिफिकेशन के लिए ईडी के द्वारा हेडेड कमेटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में 2 जो है सीनियर ऑफिसर जो जीएम या डीजीएम रैंक के होने चाहिए। और कन्फर्मेशन का काम जो है चेयरमैन, एमडी और सीईओ है ना, चेयरमैन या एमडी सीईओ द्वारा किया जाता है, और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए वहाँ पर। ओके। तो कोई भी जो डिफ़ाल्टर है वो बिलफुल डिफ़ाल्टर है या नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए, इस बात के पता लगाने के लिए, पहचान करने के लिए कि हाँ ये जो लोन है ये बिलफुल डिफ़ाल्टर है या नॉर्मल डिफ़ाल्टर है, ये बात आइडेंटिफाई करने के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें ईडी होंगे प्लस 2 जीएम या डीजीएम लेवल के अधिकारी होंगे। ये कमेटी डिसाइड करेगी हाँ इसे बिलफुल डिफ़ाल्टर कहा जाएगा। लेकिन ये मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, ये फाइनल नहीं कर सकते हैं। फाइनल करने का काम, कन्फर्मेशन का काम चेयरमैन या एमडी और साथ में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये 2 इनकी कमेटी होती है। यानी कि एमडी रहेगा और प्लस 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे, ये मिल करके कंफर्म करेंगे कि हाँ ये बिलफुल डिफ़ाल्टर है या नहीं है। ओके। तो ये आइडेंटिफिकेशन की मैकेनिज्म हो गई आपकी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में एक और छोटी सी बात यहाँ पर कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं बिलफुल डिफ़ाल्टर के केस में। DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर आए हैं। ये किस लिए होता है अभी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज़ इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर कंपनीज एक्ट 2006 इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट डायरेक्टर्स आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक से डायरेक्टर की पहचान की जाए, एंड इन नो केस पर्सन हुज नेम अपेयर टू बी सिमिलर टू द नेम ऑफ डायरेक्टर्स अपेयरिंग इन द लिस्ट ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर्स आर रॉन्गफुली डिनाइड क्रेडिट फैसिलिटीज ऑन सच ग्राउंड। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम अशोक है और बिलफुल डिफ़ाल्टर की लिस्ट में भी कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम अशोक है, तो ऐसा ना हो इस बिलफुल डिफ़ाल्टर वाले अशोक के चक्कर में मेरे जैसे सीधे साधे अशोक को जो है लोन ना दिया जाए, मना कर दे जो है बैंक जो है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके। तो बैंक हैव बीन एडवाइज टू इंक्लूड द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसीलिए DIN का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हर एक डायरेक्टर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दो, और ये जो है डेटा जब आप RBI को या CIC को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फीड करके भेजिए। तो उससे क्या होगा कि मेरा आपका DIN अलग होगा, आपका DIN अलग होगा, तो मैं बच जाऊँगा उससे, बस ये हो जाता है। ओके। तो इसीलिए DIN का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हुए हैं। ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा बिलफुल डिफ़ाल्टर। बिलफुल डिफ़ाल्टर हमने पूरा पढ़ा, तो आई थिंक अब आपको
समझ में आ गया होगा बिलफुल डिफ़ॉल्टर में। देखिए काम की बातें करेंगे, बहुत हल्के में इसको अगर निपटाना चाहें तो बिलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए जो कमेटी आई थी, एसएस कोहली कमेटी आई थी। बिलफुल डिफ़ॉल्ट हम तब कहेंगे जब व्यक्ति के पास क्षमता है पे करने की, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर नहीं पे कर रहा है, तो उसे बिलफुल डिफ़ॉल्टर कहेंगे। या जो फाइनेंस जिस पर्पज़ के लिए लिया था, पर्पज़ था घर बनवाने का, लोन लिया था घर बनवाने के लिए और उसका यूज़ कर दिया कार खरीदने में, तो भी बिलफुल डिफ़ॉल्ट है। पैसे का गमन कर दिया गया है, ठीक है। या जो चीज़ बंधक या गिरवी रखी थी बैंक के पास, उसको जो है बिना बैंक को बताए हुए बेच दिया है, ठीक है। उसका हम बिलफुल डिफ़ॉल्टर ऐसे बारोवर को बोलेंगे जिसका जो है आउटस्टैंडिंग, जिसका लोन 25 लाख या उससे ज़्यादा का हो, उसे ही बिलफुल डिफ़ॉल्टर हम बोलते हैं। आरबीआई कहता है कि अगर बिलफुल डिफ़ॉल्टर 1 करोड़ या उससे ऊपर के केस में हुआ है तो तुरंत ही सूट फाइल कर देना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति बिलफुल डिफ़ॉल्टर हो गया, कोई संस्था बिलफुल डिफ़ॉल्टर हो गई, तो उसको नुकसान क्या क्या होंगे? तो कोई नया लोन उसको नहीं मिलेगा जो बिलफुल डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। जो ऐसी कंपनियों की, जो बिलफुल डिफ़ॉल्टर की कंपनी जो बिलफुल डिफ़ॉल्टर हो गई हैं, उनके जो प्रमोटर्स होंगे उनको अगले 5 साल तक डिबेयर कर दिया जाएगा। उनको कोई नया लोन नहीं मिलेगा, कोई नया काम नहीं शुरू कर सकते, कोई नई कंपनी नहीं खोल सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी की जा सकती है आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद में जो ये आपका बिलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, इनका डेटा जो 25 लाख या उससे ऊपर का जो है आउटस्टैंडिंग वाले लोन होते हैं, उनको मंथली बेसिस पर वो डेटा सीआईसी को भेजना होता है। जिस भी सीआईसी का मेंबर हो बैंक जिस भी सीआईसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का मेंबर होगा, उसको ये मंथली बेसिस पर डेटा भेजेगा कि हाँ ये लोग बिलफुल डिफ़ॉल्टर हैं। इसलिए भेजा जाता है ताकि दूसरे बैंकों को भी पता चले। कौन कौन सी सीआईसीज हैं इंडिया में? तो एक्सपेरियन है, इक्विफैक्स है, CRIF हाईमार्क है और सिबिल है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, CRIF हाईमार्क और सिबिल, ये 4 आपकी सीआईसीज हैं जिनको हम कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, बिलफुल डिफ़ॉल्टर को पहचानने के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें एक ईडी होंगे और 2 जीएम या डीजीएम रैंक के अधिकारी होंगे, और जो ये पहचान करेंगे कि हाँ ये बिलफुल डिफ़ॉल्टर है या नहीं है। अब ये बात कंफर्म करना कि हाँ जो पहचाना है, इस कमेटी ने जो पहचाना उसको कंफर्म कर देना होगा, फाइनल करना होगा कि हाँ ये बिलफुल डिफ़ॉल्टर है। ये जिम्मेदारी चेयरमैन, CEO, MD की होती है, प्लस 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनकी कमेटी में साथ होंगे। तो MD रहेगा प्लस 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, फिर ये फाइनलाइज करेंगे कि हाँ ये वाकई बिलफुल डिफ़ॉल्टर है। क्योंकि एक बार आपने बिलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड ना, तो उस कंपनी की, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानी खड़ी हो जानी, क्योंकि अगले 5 साल तक ना वो बहुत परेशानी से गुजरेगा, उसको कोई नया लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए फैसला बहुत सावधानी से किया जाता है, इसीलिए इतने बड़े लेवल के अधिकारी को ये काम दिया जाता है। ओके, और यहीं पर ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट DIN लाया गया है, कंपनीज एक्ट 2006 के तहत लाया गया है। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो है बिलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में उसका नाम है, उसके जैसे मिलते जुलते नाम वाले व्यक्ति को ऐसा ना हो कि लोन देने से कंपनी या बैंक मना कर दे, तो इसीलिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद में बात करेंगे अब अगला टॉपिक, नॉन कोऑपरेटिव बारोअर। तो कौन से बारोअर हमारे जो है नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, इसको कैसे पता किया जाता है? तो अ नॉन कोऑपरेटिव बारोअर इज वन हु डज नॉट इंगेज कंस्ट्रक्टिवली विथ हिज लेंडर बाय डिफ़ॉल्टिंग इन टाइमली रीपेमेंट ऑफ ड्यूज व्हाइल हैविंग एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो मतलब एक हिसाब से नॉन कोऑपरेटिव बारोअर जो है और बिलफुल डिफ़ॉल्टर दोनों एक ही जैसे कैटेगरी में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो देखिए नॉन कोऑपरेटिव जैसे बिलफुल डिफ़ॉल्टर है, उसका क्षमता तो है, वो आपके साथ सहयोग तो कर रहा है लेकिन जो है पेमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि सहयोग ही नहीं करता है, आपके साथ नॉन कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट कर ही नहीं रहा है। जैसे आप उसकी दुकान पर जाते हैं, उसकी फैक्ट्री जाते हैं, तो फैक्ट्री में घुसने ही नहीं दे रहा है, आपको कोई चीज़ देखने ही नहीं दे रहा है। आप ये कहते हो कि मुझे जो है स्टॉक दिखाओ, स्टॉक ही नहीं दिखाएगा, आपको डिनाई करेगा। इस तरीके के बारोअर नॉन कोऑपरेटिव बारोअर होते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव बारोअर इज डज नॉट एंगेज, जो कि पूरी तरह से इंगेज नहीं होता है अपने लेंडर के साथ में, टाइमली रीपेमेंट नहीं कर रहा है, जबकि एबिलिटी है पे करने की, लेकिन अपने जिससे लोन लिया हुआ उसके साथ में अच्छे से इंगेज नहीं होता, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। स्टॉप्स लेंडर्स एफर्ट फॉर रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज बाय नॉट प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन साउट। अगर जो बैंक है जिसने लोन दिया है, अगर कोई भी जानकारी वो मांगता है तो उसको प्रोवाइड ही नहीं करेगा। एसेट जो भी, मान लीजिए कोई फैक्ट्री जो है लगाने के लिए लोन दिया है बैंक ने, तो उसमें एक्सेस ही नहीं देगा, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। जो भी कोलेट्रल सिक्योरिटी वगैरह रखी हुई है
या सिक्योरिटी बेच करके पैसा बैंक जो है रिकवर करना चाहता है तो उसको बेचने नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो ऐसे जो है बारोअर्स को हम नॉन कोऑपरेटिव बारोअर कहते हैं। इन इफेक्ट अ नॉन कोऑपरेटिव बारोअर इज अ डिफॉल्टर हु डिलिबरेटली स्टोन वॉल्स लेजिटिमेट एफर्ट ऑफ लेंडर्स टू रिकवर हिज देयर ड्यूज। तो ऐसे डिफॉल्टर यानी नॉन कोऑपरेटिव बारोअर वो डिफॉल्टर होता है जो कि जानबूझ करके जितने भी ठीक प्रयास, लेजिटिमेट एफर्ट, यानी कि बैंक जो भी प्रयास करता है पैसे वसूलने के, उन सब में जो है एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है ताकि जो है जो लेंडर है वो अपने ड्यूज को रिकवर ना कर पाए, है ना। बैंक ये चाहता है कि जो भी मतलब मान लीजिए जो है उसमें जो मशीनरी है, हम उस मशीनरी को बेच करके जो है अपना पैसा वसूल लें, तो मशीनरी को बेचने नहीं देगा, वो हर जगह मतलब बाधा ही बनाएगा, एक दीवार खड़ी कर देगा, आपको जो जिस चीज़ के लिए आपने लोन दिया उसको देखने नहीं देगा, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को एक्सेस नहीं करने देगा। अगर सिक्योरिटी बेचना चाहते हैं उसके लिए भी कोई और जानकारी आप मांगेंगे कि मुझे स्टॉक ला करके दो, कितना पैसा तुम्हारे पास नगद है, मौजूद है, कुछ भी आप पूछोगे तो वो आपको कोऑपरेट नहीं करता, तो उसे ही नॉन कोऑपरेटिव बारोअर कहते हैं। ठीक है। कट ऑफ लिमिट की बात करें तो बारोअर जिनकी जो है एग्रीगेट फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड जो है फैसिलिटीज़ की लिमिट 5 करोड़ है कंसर्न बैंक से, उसे ही हम नॉन कोऑपरेटिव बारोअर कहते हैं। मतलब कि जो लोन है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर है तभी उस कस्टमर को हम नॉन कोऑपरेटिव कस्टमर में ले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 4 करोड़ का लोन लिया है और आपको अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे, अपने फैक्ट्री में नहीं घुसने दे रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसे नॉन कोऑपरेटिव बारोअर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। नॉन कोऑपरेटिव कस्टमर उसी को ही डिक्लेयर कर सकते हैं जिसका लोन अमाउंट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो। अब वो लोन जो है चाहे नकदी वाला लोन हो चाहे नॉन फंड बेस्ड, जैसे एलसी इशू करवा ली हो, बैंक गारंटी वगैरह इशू करवा ली, उससे मतलब नहीं। टोटल मिलाकर के 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर लोन है, इन दैट केस जो है आपका ये बारोअर नॉन कोऑपरेटिव कैटेगरी में ले जाया जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बारोअर्स कैसे की जाती है तो CRILC को रिपोर्टिंग की जाती है CRILC मेन रिटर्न के रूप में। ये एक फॉर्म होता है, CRILC मेन जो है फॉर्म होता है, उसी में भर करके डेटा भेजा जाता है। CRILC क्या होता है? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, ये आपका CRILC होता है फ्रेंड, जो CRILC होता है। नॉन कोऑपरेटिव बारोअर का डेटा इन्हीं को भेजा जाता है। अगर आपको याद हो, बिलफुल डिफॉल्टर का डेटा किसको भेजा जाता है? मंथली बेसिस पर हम भेजते हैं CIC, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को। 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के नाम बताए थे मैंने आपको, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, और उसके बाद में अगला याद नहीं आ रहा है, एक तो वो था आपका सिबिल था, और एक जो है RF करके तो कुछ था, देख लेते हैं। रिवीजन इज की टू सक्सेस, CRIF हाई मार्क, ठीक है, हाई मार्क, CRIF हाई मार्क, सिबिल, इक्विफैक्स और एक्सपेरियन, ठीक है। तो ये हो गया था। जबकि नॉन कोऑपरेटिव बारोअर का डेटा हम किसके पास भेजते हैं? CRILC के पास में, यानी क्रेडिट सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, और इसको CRILC मेन फॉर्म भर करके डिटेल दी जाती है। रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली, हर क्वार्टर में ये डेटा भेजा जाता है। नॉन कोऑपरेटिव बारोअर का डेटा CRILC को हर जो है क्वार्टर में भेजा जाता है, और CRILC मेन रिपोर्ट जो है वो 21 दिन के अंदर में सबमिट हो जानी चाहिए क्वार्टर ख़त्म होने के बाद। जब भी जैसे जून का क्वार्टर है तो 30 जून को ख़त्म होता है, तो उसके 21 दिन में यानी 21 जुलाई तक ये डेटा CRILC मेन CRILC को भेज दिया जाना चाहिए। CRILC है आपका सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। अगेन नॉन कोऑपरेटिव बारोअर को पहचानने का और बिलफुल डिफॉल्टर को पहचानने का सेम कॉन्सेप्ट है। पहचानने के लिए ED प्लस 2 GM लगेंगे, और कंफर्म करने के लिए यानी कि फाइनल करने के लिए कि हाँ ये बिलफुल डिफॉल्टर वाकई है, उसके लिए MD CEO लगेगा, और प्लस 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगते हैं कमेटी में, तब जा कर के ये आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन होता है, ठीक है। उसके अंदर CRILC की बात हमने की है, तो ये भी देख लेंगे कि CRILC को क्या चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिव्यू करते हैं किसका? नॉन कोऑपरेटिव बारोअर का। तो नॉन कोऑपरेटिव बारोअर वो होता है, पहली बात, जिसने 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन ले रखा हो, पहली बात ये हो गई। उसके बाद में ये इसके पास पे करने की क्षमता होती है लेकिन पे नहीं करता है। उसके बाद में जब भी आप रिकवरी करने की जो भी कोशिश करेंगे तो आपके प्रयास को ये ख़राब करने की कोशिश करेगा। कोई जानकारी मांगोगे तो देगा नहीं, जो भी फैक्ट्री वगैरह के लिए लोन दिया है उसको एक्सेस नहीं करने देगा, उसके अंदर घुसने नहीं देगा आपको। जो भी अगर आप कोई सिक्योरिटी वगैरह जो भी गिरवी चीज़ें उसको बेचने का प्रयास करोगे तो उसमें भी बाधा बनेगा। ओके, तो नॉन कोऑपरेटिव बारोअर वो बारोअर होता है
वो डिफ़ॉल्टर होता है जो कि जानबूझ करके आपके सारे अच्छे एफर्ट को ख़राब करने की कोशिश करता है। जब भी आप ड्यूज अपने जो उधारी है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो जो भी एफर्ट आप लेजिटिमेट एफर्ट लगाएंगे उसमें जो है वो पत्थर की दीवार बन करके खड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन ले रखा है उसी को ही हम नॉन कोऑपरेटिव बारोवर की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इसकी रिपोर्टिंग CRILC को होती है। CRILC मेन फॉर्म भर करके भेजा जाता है CRILC को। CRILC होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट होता है। फ्रीक्वेंसी रिपोर्टिंग की होती है क्वार्टरली, हर क्वार्टर में भेजा जाता है डेटा। CRILC मेन जो रिपोर्ट होती है ये 21 दिन के अंदर सबमिट करनी होती है। क्लोज ऑफ क्वार्टर, जब भी क्वार्टर ख़त्म होगा उसके 21 दिन के अंदर अंदर भेजनी होती है CRILC मेन फॉर्म रिपोर्ट। और ये किसको भेजी जाता है डेटा? CRILC को। बिलफुल डिफॉल्टर का डेटा किसको भेजा जाता है? तो CIC को भेजा जाता है ना, ठीक है, CIC को भेजा जाता है। नॉन कोऑपरेटिव बारोवर को आइडेंटिफाई करने का और कंफर्म करने का सेम पैटर्न है जैसा बिलफुल डिफॉल्टर का। आइडेंटिफाई करने के लिए ED और 2 GM प्लस DGM लगते हैं, और इसमें कंफर्मेशन करने के लिए MD CEO और प्लस जो है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगते हैं। ये जो कुछ भी पढ़ा है फ्रेंड जो है आपको RBI के सर्कुलर से एग्जैक्टली वही बताया मैंने। अब CRILC को जैसे हमने अभी देखा ना, CRILC को डेटा रिपोर्ट करते हैं। अगर 5 करोड़ से ऊपर का 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन है तो उसे नॉन कोऑपरेटिव बारोवर का डेटा सबमिट करते हैं। तो उसके अलावा भी और भी डेटा जो है CRILC को जाता है। ये क्योंकि संस्था बनाई गई है CRILC, आपकी CRILC सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, बड़े उधार लेने वालों की एक रिपोजिटरी बनाई है गवर्नमेंट ने, RBI ने। तो उनको और भी चीज़ें भेजी जाती हैं। जैसे CRILC को ऑल द बोरोवर्स विथ एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़ है अब, यानी जो भी व्यक्ति 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लेगा उसका डेटा CRILC को जाएगा ही जाएगा, चाहे वो नॉन कोऑपरेटिव बारोवर हो या कोऑपरेटिव, इससे मतलब नहीं। एक बार आपने 5 करोड़ या 5 करोड़ से अधिक का लोन ले लिया तो आपका डेटा CRILC को भेज दिया जाएगा। अगर आप नॉन कोऑपरेटिव बारोवर हैं और आपका लोन 5 करोड़ या उससे ऊपर का है तो वो भी डेटा आपका CRILC को जाता है। SMA 1, SMA 2, SMA 0, अगर जितने भी SMA डेटा होते हैं अगर उनकी आउटस्टैंडिंग 5 करोड़ या उससे ऊपर की है तो वो भी CRILC को जाएगा। अगर कोई करंट अकाउंट जिसका बैलेंस 1 करोड़ या एबव है, ध्यान देंगे, अगर जिस दिन रिपोर्ट भेजनी है CRILC को उस दिन अगर आपके करंट अकाउंट का आपका करंट अकाउंट है उसमें 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का डेटा मतलब पैसा है तो वो भी डेटा CRILC को जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। और जितने भी रेड फ्लैग्ड अकाउंट होते हैं, वैसे रेड फ्लैग अकाउंट 50 करोड़ या उससे ऊपर वाले ही माने जाते हैं, तो जितने भी रेड फ्लैग अकाउंट होते हैं उनका भी डेटा CRILC को जाता है, ठीक है। तो CRILC के पास में जितने भी लोन 5 करोड़ या उससे ऊपर के होंगे सभी का डेटा जाएगा। 5 करोड़ या उससे ऊपर का जो भी लोन है अगर कस्टमर नॉन कोऑपरेटिव है तो उसका डेटा जाएगा। जितने भी SMA अकाउंट हैं, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, अगर 5 करोड़ या उससे ऊपर की आउटस्टैंडिंग है तो उसका डेटा जाएगा। अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कैश बैलेंस है तो वो भी डेटा CRILC को जाएगा। रिपोर्टिंग डेट पर होना चाहिए, ये पूरे महीने का नहीं जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 16 तारीख को मैं डेटा भेज रहा हूँ तो 16 तारीख को अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो मैं डेटा भेज दूंगा इसका। जितने भी रेड फ्लैग अकाउंट होते हैं उनका भी डेटा CRILC को जाता है। रेड फ्लैग अकाउंट 50 करोड़ या उससे ऊपर माने जाते हैं। जैसे हम जो है नॉन कोऑपरेटिव बारोवर उन्हीं को मानते हैं जिनका लोन 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो। उसी तरीके से रेड फ्लैग अकाउंट उसको मानते हैं जिसका 50 करोड़ या उससे ऊपर का लोन हो, तभी उसे रेड फ्लैग अकाउंट में लेकर जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक भी है हमारा फ्रेंड्स, देखिए EWS और RFA, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैग अकाउंट, इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में हमारा ये लेक्चर ख़त्म होगा। तो फ्रेंड देखिए अर्ली वार्निंग सिग्नल EWS क्या होता है और RFA रेड फ्लैग अकाउंट क्या होता है। तो देखिए EWS होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल, RFA होता है रेड फ्लैग अकाउंट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेड फ्लैग अकाउंट इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन करंट फ्रेमवर्क एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन फ्रॉड रिस्क कंट्रोल। तो फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए RFA रेड फ्लैग अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। अ रेड फ्लैग अकाउंट इज वन where a suspicion of fraudulent activities is thrown by the presence of one or more early warning signals, ठीक है। तो रेड फ्लैग अकाउंट उस अकाउंट को मानेंगे जिसमें सस्पिशन हुआ है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है ये कैसे पता करेंगे? अर्ली वार्निंग सिग्नल के थ्रू। एक या एक से ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिग्नल अगर किसी अकाउंट में आते हैं
तो हमें ये डाउट हो जाएगा कि इसमें फ्रॉड वाली एक्टिविटी हुई है, और ऐसे अकाउंट को हम रेड फ्लैग अकाउंट की कैटेगरी में ले जाते हैं। अब सवाल ये होगा आपका कि अर्ली वार्निंग सिग्नल कौन से हैं। तो टोटल EWS 45 RBI ने दिए हुए हैं, जिसमें से 2 मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल समझ में आ जाए। जैसे पहला, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट टू बैंक, सन्ड्री डेटर्स एंड अदर स्टेचुरी बॉडीज, बाउंसिंग ऑफ हाई वैल्यू चेक। मतलब बैंक का पेमेंट नहीं कर रहा है, सन्ड्री डेटर्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, और कोई स्टेचुरी बॉडी जो है आपका उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और हाई वैल्यू चेक 10 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के चेक बाउंस कर जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो EWS का ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग सिग्नल जनरेट हो जाएगा। रेड पड़ गई है इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर से, जैसे नीरव मोदी या कोई भी केस है जहाँ पर जो है इनकम टैक्स की अगर रेड पड़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इस अकाउंट में हुई है, और ऐसे अकाउंट को हम रेड फ्लैग अकाउंट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई? रेड फ्लैग अकाउंट उसे कहेंगे जिसमें EWS जनरेट हो जाए, अर्ली वार्निंग सिग्नल जनरेट हो जाए। EWS कितने हैं? 45 बताए गए हैं RBI के द्वारा, जिनमें से 1-2 मैंने आपके लिए दिया है कि इनकम टैक्स की रेड ही पड़ गई, सेल्स टैक्स की रेड पड़ गई, या हाई वैल्यू का चेक बाउंस कर रहा है, तो ऐसे अकाउंट को थोड़ा सा सावधान हो जाने की ज़रूरत होती है। दीज सिग्नल्स इन अ लोन अकाउंट शुड इमीडिएटली पुट द बैंक ऑन अलर्ट रिगार्डिंग अ वीकनेस आर रॉन्ग डूइंग विच में अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी फ्रॉडुलेंट। मतलब अगर ये सिग्नल EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल जनरेट होते हैं तो इसको तुरंत ही बैंक को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई जो है गड़बड़ी हो रही है उस अकाउंट में, जिसकी वजह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। थ्रेशोल्ड फॉर अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड RFA इज एन एक्सपोजर ऑफ 50 करोड़ एंड मोर एट लेवल ऑफ बैंक इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चाहे सोलो बैंकिंग, मल्टीपल बैंकिंग, कस्टोडियम, चाहे जो भी हो। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल जो है या रेड फ्लैग अकाउंट को मानने के लिए जो एक्सपोजर होना चाहिए वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी उसमें अर्ली वार्निंग सिग्नल वगैरह ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। ओके, ऑल अकाउंट्स बियॉन्ड 50 करोड़ क्लासिफाइड एज रेड फ्लैग अकाउंट आर फ्रॉड मस्ट बी रिपोर्टेड टू CRILC डेटा प्लेटफॉर्म। तो जितने भी RFA अकाउंट होते हैं, रेड फ्लैग अकाउंट होते हैं, उनको CRILC को रिपोर्ट कर देना आवश्यक होता है। 50 करोड़ या उससे ऊपर का, 50 करोड़ या एबव वाले, मैंने आपको बताया ना 50 करोड़ या एबव का ही लोन है, तभी उसको RFA की कैटेगरी में ले जाएंगे, तभी अर्ली वार्निंग सिग्नल भी जनरेट होता है आपका। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारी रेड फ्लैग अकाउंट और अर्ली वार्निंग सिग्नल के बारे में। ठीक है, तो किसी भी अकाउंट को रेड फ्लैग अकाउंट डिक्लेयर करने के लिए हमें EWS देखना होता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल। रेड फ्लैग अकाउंट होता है RFA। ठीक है, तो RFA जो है फ्रॉड रिस्क को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, और अगर एक या एक से ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिग्नल किसी अकाउंट में जनरेट होते हैं तो इसका मतलब हमें तुरंत ही सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि इसमें कोई फ्रॉड एक्टिविटी हुई है, और उसे रेड फ्लैग अकाउंट में डिक्लेयर कर देना चाहिए। EWS टोटल जो है 45 है, जिसमें से 1-2 हैं जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ जाना या हाई वैल्यू चेक के बाउंस कर जाना। ओके, और ऐसे सिग्नल अगर EWS जनरेट होते हैं तो बैंक को तुरंत ही जो है सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि इस खाते में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में जा सकता है। ओके, जो थ्रेशोल्ड है वो ये है कि 50 करोड़ या उससे ऊपर का अगर लोन है तो उसी केस में ही अर्ली वार्निंग सिग्नल और रेड फ्लैग अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, उसके बाद में 50 करोड़ या उससे ऊपर के जितने भी जो है रेड फ्लैग अकाउंट होते हैं उन सबको CRILC को रिपोर्ट में भेजना पड़ता है। CRILC को हम बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। 5 करोड़ या उससे ऊपर का कोई भी लोन है उसे भेजेंगे, 5 करोड़ या उससे ऊपर का लोन अगर नॉन कोऑपरेटिव बारोवर है उसे भेजेंगे, 5 करोड़ या उससे ऊपर का लोन है और SMA में कैटेगराइज हुआ है चाहे 0, 1, 2, इसको भी CRILC को भेजते हैं। 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का बैलेंस है अगर करंट अकाउंट में तो उसे भेजते हैं, और जितने भी रेड फ्लैग अकाउंट होते हैं 50 करोड़ एंड अबव वाले, इनको भी हम CRILC को भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका CRILC के बारे में पूरा रेड फ्लैग अकाउंट। तो बहुत सारी बातें हमने की और इसी पर ही हमारा जो है NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है विराम लेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।